के सबसे बड़े राज्यपाल महामहिम। अब इनको हिज एक्सीलेंसी को आज हम पढ़ेंगे, हिज या हर एक्सीलेंसी। क्यों बोलते हैं? ये तो देखो ब्रिटिश कल्चर है कि वहां जो भी ऊपर बैठता है सबसे ज्यादा हाईएस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। तो ब्रिटिशर्स जनरली क्या होता था कि राजे महाराजाओं को या हेड ऑफ सरकारों को, हेड ऑफ स्टेट को बहुत सम्मान देते थे। चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे कोई और हमारे प्रिंस हो, कोई और हमारे राजा हो, भले ही वो हमें छोटा समझते थे, कुछ भी समझते थे, लेकिन वो राजा को राजा ही समझते थे, योर मैजेस्टी, योर हाइनेस, योर एक्सीलेंसी, कुछ भी बोलते थे। ठीक है, तो हमने वो चीज फॉलो करी। हमने कहा यार जो हमारे सरकार का या जो हमारे स्टेट का मुखिया है, पहला पर्सन है, हम उनको टाइटल में आगे एक सम्मान के तौर पे वही ऐसे हम फॉलो करते हैं, महामहिम। ठीक है, सबसे पहले सबसे ऊपर राज्यपाल साहब। तो ये चैप्टर इन्हीं का है। अब ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा है? देखो ऐसा होगा जब आपकी पहली पोस्टिंग आएगी आपकी ट्रेनिंग के बाद, तो जनरली क्या होगा कि जब आपकी पहली पोस्टिंग पहुंचती है स्टेट्स के पास, स्टेट्स आपको बुला लेते हैं, क्योंकि स्टेट्स ने ही पिछले साल अपनी वैकेंसियां दी थी कि हमको अपने स्टेट में 30-35 आईएएस चाहिए या 30-35 आईपीएस चाहिए, इतने आईआरएस चाहिए, इतने आईआरटीएस चाहिए, सबको चाहिए। ठीक है, तो स्टेट्स आपको एम्प्लॉय करते हैं, पर आप हो एक परमानेंट नेचर है आपका, तो ठीक है, एग्जीक्यूटिव का। दूसरे आप अपॉइंटेड हो बाय द प्रेसिडेंट, तो आप सेंटर का ही एक आर्म हो स्टेट के अंदर। अब स्टेट में आते ही आप डील करोगे सबसे पहले स्टेट के प्रशासन से, स्टेट के तंत्र से। वहां पे स्टेट माने यहाँ पे हो रहा है सारे राज्य, छोटे-छोटे राज्य अपने यूपी, बिहार, कर्नाटक, राजस्थान, सारे के सारे। अब इसीलिए ये चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। यूपीएससी चाहता है कि आप जहां आपकी पहली पोस्टिंग हो वहां का आप सिस्टम पहले समझते हो। अब क्वेश्चन एक करके बाद में देखेंगे और क्वेश्चन के आंसर ऑफ कोर्स आप भी दोगे मेरे साथ साथ। ठीक है, क्वेश्चन आसान है। अब शुरू करते हैं क्या हुआ। तो देखो हमें पता है कि स्टेट में जो सबसे बड़ा एक पर्सन होता है जो कि चुन के जाता है, वो होता है चीफ मिनिस्टर, वो होता है सीएम। अब वो सीएम एनालोगस है जैसे पीएम है हमारे सेंटर पे। कौन पढ़ चुके हैं पहले? एक स्टेट में मान के चलते हैं यही स्टेट है हमारा, ये कौन सा स्टेट है? ये वाला। ठीक है, तो इस स्टेट में क्या देखा हमने कहा एक तो है हमारे राज्यपाल साहब, एक है हमारे सीएम साहब। जैसे दिल्ली में जैसे मेन जब पूरे यूनियन की सरकार होती है तो वहां पे जो नॉमिनल हेड हम जान चुके हैं कि हमारे राष्ट्रपति होते हैं, और जो हमारा रियल हेड होता है सरकार का, जिसके पास एक्चुअल सरकार की पावर होती है, डिसीजन लेने की क्षमता होती है, वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी। अब प्राइम मिनिस्टर जी और प्रेसिडेंट के एनालोगस सेम टू सेम बिल्कुल एकदम मिरर इमेज वैसे ही हमारे स्टेट में हम देखते हैं कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव के जो हेड हुए हमारे, हम उनको बोलेंगे राज्यपाल साहब, गवर्नर साहब। और जो हमारा रियल एग्जीक्यूटिव है जिसके पास पूरी पावर है, डिफैक्टो एग्जीक्यूटिव। ये देखो दो वर्ड दिख रहे हैं, एक होता है डिफैक्टो, डिफैक्टो मींस जो एक्चुअल है, और डिजोर मींस इन थ्योरी, बस कहने के लिए। तो ये इन थ्योरी हमारे हेड है, पर ये डिफैक्टो, ये सच्चाई में तो हेड यही है। तो सीएम साहब जो लोगों की पसंद थे, जो लोगों की मैंडेट के साथ आए, जिनके पास लोगों का आशीर्वाद आया अपनी स्टेट असेंबली में सरकार प्रूव करने का, मेजॉरिटी प्रूव करने का, तो हमने बोला कि सर पावर तो आपके पास जाएगी। पर हमने एक अपना सेंटर के द्वारा, सेंटर से ही भेजा हुआ, हमने एक अपना एजेंट रखा हुआ। ये हमने कहां से सीखा है? ये हमने कौन से देश के संविधान से सीखा है? गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट इन द स्टेट्स। याद आया हमारा सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे गवर्नर साहब को हमने बोला कि आप सेंटर की तरफ से जाओ, ना तो आप लोगों से चुन के आए हो, ना जो है आप इनडायरेक्टली किसी कॉलेज किसी इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू आए हो। तो जैसे हमारा इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है पूरा, उसमें एक रफ देखो ये स्केच हमने बनाया, फ्लो चार्ट बनाया, इसको आप समझने का ट्राई करो। क्या हो रहा है? ये है हमारा यूनियन, ये है हमारा स्टेट, और ये है हमारा एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जितने आपको ब्लू दिख रहे हैं, दिस मींस ये ब्लू जो है ये नॉन पार्टिजन है, ये जो है ये किसी भी तौर से किसी की साइड नहीं लेंगे, ये रहेंगे न्यूट्रल, ये इनको पक्षकारी नहीं करनी है किसी की भी। अब ये जो न्यूट्रल बॉडीज हैं, इनको किसी की एक तरफा राय लेके अपना काम नहीं करना है। इन थ्योरी प्रैक्टिकली तो कुछ भी हो सकता है, क्या ही पता है। यूनियन लेजिस्लेचर में हम देखते हैं कि साहब एक हमारा है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जहां पे होते हैं सीनियर लोग, हाउस ऑफ एल्डर्स हमारा अपर हाउस, दूसरी तरफ हमारा हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा। यहां से जो हमने सॉलिड लाइन बनाई है वो समझ में आ जाएगा कि अच्छा दिस इज अपॉइंटेड बाय दिस पर्सन, ऐसा। और जो ये डॉटेड लाइन है इसका मतलब है कि ऑस्टेंसिबल इनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। ऑस्टेंसिबल लिखा हुआ और एक्चुअल लिखा हुआ। तो डॉटेड लाइंस मीनिंग कि ये ऑस्टेंसिबल है, मीनिंग ठीक है, इसको बस बोल लो, लिख लो, पर सच्चाई ऐसी नहीं है। ठीक है, अब क्या हुआ कि प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया पीएम ने अपॉइंट किया अपनी कैबिनेट। अब हालांकि अपॉइंटमेंट यही करते हैं, पर पीएम सलाह तो इन्हीं को देते हैं, सर मुझे अपना लॉ मिनिस्टर चाहिए, आदित्य सर। ठीक बात है। अब इन्होंने बोला कि मेरा ये कैबिनेट है जिसमें कि है लॉ मिनिस्टर भी, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर भी, जिसमें अपना पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ सारे अपने तमाम मिनिस्टर। ठीक है, तो राष्ट्रपति जी ने अपॉइंटमेंट किया इनका, इनके कहने पे। ऐसे ही राष्ट्रपति जी ने अपॉइंटमेंट किया है गवर्नर साहब का, जो हर स्टेट में होते हैं। हर स्टेट में जो गवर्नर साहब होते हैं, राज्यपाल साहब होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट हुआ है गवर्नर जी का राष्ट्रपति जी के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। बताइए पीएम ही बोलेंगे राष्ट्रपति जी को, सर मैं चाहता हूं कि झारखंड में फलाने व्यक्ति जो है वो जाएंगे और वो वहां जाके अपना अपना राज्यपाल का ऑफिस ग्रहण करेंगे। अब फिर क्या हुआ? गवर्नर साहब याद है, इन्होंने देखा कि अच्छा मेरे स्टेट में जो है क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक चीफ मिनिस्टर बनने को चाह रहा है कोई व्यक्ति, ये व्यक्ति अपनी स्टेट असेंबली में चुन के तो आ गया है, इनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी है, इनके पास टोटल मेजॉरिटी दिख रही है, इनके पास है, और ये सबूत कर और ये अपना साबित कर रहे हैं अपनी मेजॉरिटी, तो क्यों ना मैं इनको मौका दूं कि आओ बनाओ अपनी सरकार बनाओ स्टेट में। फिर अब ऐसे ये सीएम साहब हैं, ये सीएम साहब हैं, तो योगी जी ने बोला कि सर देखो मैं यूपी विधानसभा में चुन के आया हूं, मेरे पास मेजॉरिटी है और ये मेरी मेजॉरिटी, अब लाओ मैं सरकार बनाऊंगा। गवर्नर साहब ने कहा ठीक है सर, अब बनाइए सरकार, अपने नाम पर सरकार चलाइए, आप पहले प्रूव कीजिए। उन्होंने कहा दो मेजॉरिटी देखो जाके पूरी हमने अच्छे से पूरी बना दी, सारे विधायक हमारे साथ। फिर इन्होंने सीएम ने बोला कि सर देखो मेरी कैबिनेट भी है, जैसे पार्लियामेंट में अपनी कैबिनेट होती है, एक सेंटर का लॉ मिनिस्टर, ऐसे ही हर स्टेट में अपनी कैबिनेट भी है सीएम के साथ। फिर उनका अपॉइंटमेंट भी किया गवर्नर साहब ने, लेकिन बोला तो सीएम साहब ने मैं चाहता हूं इस स्टेट में जो है कि जैसे आदित्य सर यहाँ पे लॉ मिनिस्टर है, ऐसे ही कोई और आसिम सर हुए, कोई और हुए, वो स्टेट में हमारे लॉ मिनिस्टर बनेंगे। ठीक है, चलो मान लेते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ? हमने देखा इधर जुडिशरी अपनी अलग इंडिपेंडेंट है, वो सब पे निगाह रखे हुए हैं, दूर से बैठ के देखते हैं कि हर कोई अपना काम ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, इन्होंने कहा कि देखो हम तो हैं चीफ जस्टिस। अब चीफ जस्टिस जी का अपॉइंटमेंट भी किया है राष्ट्रपति जी ने, पहले इन्हीं के सीनियर से ही राय ली गई होगी, कंसल्टेशन याद है कॉलेजियम, फिर वो राय दी गई होगी राष्ट्रपति जी को, राष्ट्रपति जी ने इनसे पूछा, इन्होंने कहा हां ठीक है इन्हीं को बनना पड़ेगा, बनवा दिया गया। ठीक है, फिर ये बन गए। अब इनके बाद जो आएंगे तो ये क्या होंगे कि ये सलाह देंगे, ये बोलेंगे कैसा है सर मैं अब रिटायर होने वाला हूं 1 महीने 2 महीने बाद, आप एक काम कीजिए, मेरे बाद जो सबसे सीनियर वरिष्ठ है जो और जज, उनका मैं नाम आपको दे रहा हूं, ये नाम आप इनको दीजिएगा, ये अपॉइंट कर देंगे उनको। अगर ये मंजूरी ना दे तो नाम लटक जाएगा, वो नाम अटक जाएगा। अब यहाँ पे एक ये ग्रे एरिया भी है, ये यहाँ पे लूप होल भी है हमारे संविधान में। ठीक है, तो ये इसे समझ में आया कि अच्छा जो ये ब्लू वाले हैं ये तो है न्यूट्रल, ये तो है नॉन पार्टिजन, और जो पिंक वाले हैं ये सारे के सारे ये पॉलिटिकल हैं, ये पार्टिजनशिप दिखाते हैं, ये एक तरफ अपनी राय दिखाते हैं, अपनी आइडियोलॉजी के प्रति अपनी निष्ठा दिखाते हैं। तो यानी कि पीएम साहब उनकी कैबिनेट हो, चाहे सीएम साहब हो, चाहे उनकी कैबिनेट हो, ये सबके सब पॉलिटिकल तंत्र है, पॉलिटिकल डिपार्टमेंट है, पॉलिटिकल एंटिटीज है। ठीक है, अब संविधान ने बोला कि देखो जब आप पार्ट 6 खोलोगे मेरा संविधान का तो आपको दिखेगा स्टेट एग्जीक्यूटिव में आर्टिकल्स 153 टू 167 हमारे आपको दिखाएगा कि स्टेट एग्जीक्यूटिव के जो गवर्नर साहब हैं यहाँ पे, इसमें ये गवर्नर साहब के पास कितने काम है, तो इनके पास ड्यूअलिटी है, ड्यूअल रोल है। ये क्या हुए? ये चीफ एग्जीक्यूटिव हेड भी हुए ऑफ द स्टेट और ये एक सेंटर के एजेंट हैं, सेंटर द्वारा आए हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, बार-बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गवर्नर साहब का जो इलेक्शन या सिलेक्शन जो होता है कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। सरकार को अगर पसंद आए तो गवर्नर साहब किसी को उठा के बना सकते हैं, क्या बनिए। ठीक है, कोई उनकी अपनी अब उस पे है। अब एक अमेंडमेंट आया था बीच में, उन्होंने कहा 56 में कि ऐसा है अगर मान लेते हैं कोई ऐसे अभी 956 हुआ, आंध्र प्रदेश है, याद है कितनी जल्दी बन गया आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में भी बना और सब कुछ बना पूरा, वो अपने मद्रास प्रोविंस से कट के अलग हो गया। फिर उन्होंने उसमें याद आया कि काम करना पड़ेगा, अगर कभी कोई स्टेट अलग होता है या कोई स्टेट नया बनता है तो हमें समझ नहीं आएगा कि कोई दो स्टेट को एक क्या पर्सन गवर्न कर सकता है, एक कोई दो स्टेट पे क्या गवर्नर हो सकते हैं। तो संविधान में अमेंडमेंट लाया गया और ये बोल दिया गया कैसा है, हाँ हो सकता है सेम पर्सन एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स। नरसिम्हन जी हमारे जब आंध्र से तेलंगाना बना था तब इन्होंने देखा कि हाँ मुझे 2 स्टेट का गवर्नरशिप संभालनी पड़ेगी जब तक कि कोई दूसरे गवर्नर आते नहीं है तेलंगाना। अब ये याद करना कोई वाइस गवर्नर नहीं होता, जैसे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं हमारे, उपराष्ट्रपति होते हैं, ऐसे उप राज्यपाल साहब का कोई ऑफिस नहीं होता। ये कोई जरूरी नहीं है, एक गवर्नर साहब बहुत है, सफिशिएंट है, काम चल रहा है। अब आगे बोलो कि सर अपॉइंटमेंट तो कराओ पहले। हमने कहा कि सर पहली बात वो ना इलेक्ट हुए हैं लोगों द्वारा, ना वो इनडायरेक्टली इलेक्ट हुए हैं बाय स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटेड इलेक्टोरल कॉलेज, जैसे राष्ट्रपति जी का, जैसे उपराष्ट्रपति जी का। जब इनका इलेक्टोरल कॉलेज बनता है तो सारे
देश के एमपी एमएलए सब उसमें वोट देते हैं राष्ट्रपति जी के। राष्ट्रपति में कौन से नहीं देते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, सेंट्रल नॉमिनी है ये है अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द स्टेट। तो एक जो सेंटर जो यूनियन जो पार्लियामेंट वहां बैठी है दिल्ली में, वहां से ही उन्होंने कहा कि हमें सारे 28-29 राज्यों में सारे ड्यूटीज मैनेज भी लगाने, सब कुछ बिठाने, हम एक काम करेंगे, हम अपने आप से ही ऐसे सारे जो जितने ये जितने वरिष्ठ लोग हैं, जितने ये सीनियर ऐसे लोग हैं, हम इनको बोलेंगे कि सर आप बहुत ही एमिनेंट पर्सन हो, आप बहुत ही ग्रेट पर्सन हो, आप एक काम कीजिए, आप प्लीज जाइए इन स्टेट में और जाके यहाँ की राजपालगिरी संभालिए, राजपालगिरी बहुत ठीक है, पैसा बढ़े। तो ये यहाँ आए। अब क्या हुआ, एक केस हुआ, हरगोविंद पंत केस हुआ। यहाँ पे 79 में केस में बोला गया सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो ऐसा है, जो ये ऑफिस ऑफ गवर्नरशिप है, ये गवर्नरशिप ऑफ स्टेट, ये कोई एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंटर नहीं है, ये सेंटर के एम्प्लॉय नहीं है, सॉरी, ये स्टेट में है, स्टेट का काम कर रहे हैं, स्टेट के लिए काम कर रहे हैं, तो अब ये एक सेंटर के एम्प्लॉय नहीं रहे। दूसरी बात, ये इन थ्योरी ही आपको लगेगी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, इंडिपेंडेंट, जब संविधान में इसका जिक्र हो रखा है, दैट मींस कि ये एक संवैधानिक ऑफिस, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, ये इंडिपेंडेंट है। अब कितना इंडिपेंडेंट है वो इन प्रैक्टिकल टेंस दिखता है, समझ में आ जाता है, नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ और सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने 1979 में बोला कि संविधान को पढ़ते हुए समझ में आ रहा है कि ये जो है ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है एंड इट इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ सेंटर। हालांकि कई बार गवर्नर साहब क्या करते हैं, सेंटर की बात ही चलवाते हैं स्टेट में, जो कई बार स्टेट्स को समझ में नहीं आती, अच्छी नहीं लगती। फिर हमारा जो जब संविधान हमारा जब लिखा जा रहा था, ड्राफ्ट हो रहा था, उस समय गवर्नर के लिए डायरेक्ट इलेक्शन की बात हो रखी थी। हमने कहा सीखा, ऑफ कोर्स सबसे बड़ी हमारी डेमोक्रेसी की जो वर्ल्ड में जो अपना छाती चौड़ी करते हैं, हम डेमोक्रेटिक हैं, उसी देश से सीखा हमने। फिर क्यों, अच्छा फिर ये क्या हुआ कि हमने बोला कि ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया था इसमें हमारे एक बहुत बड़े डैश डैश राव, याद है मैंने बताया उनके बारे में, उन्होंने जब पूरा संविधान का खाका रेडी किया था, फिर अम्बेडकर जी ने उस संविधान को पूरे असेंबली में पढ़ा था, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ था, फिर यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज से इनको चुना जाना था। असेंबली ने कहा नो, हम एक नॉमिनी वाले सिस्टम की बात करेंगे, हम ऐसे इलेक्शन वाली बात नहीं करेंगे। आप ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिखवा के ले आए हो, इसलिए लाए ताकि हम डिस्कस करो और हम बताएंगे इसमें सच्चाई क्या होगी, इसमें सही क्या। फिर हमने उसको नहीं चुना। क्यों नहीं चुना? पहली बात तो जो डायरेक्ट इलेक्शन होगा ये इनकम्पैटिबल है विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो कि हमारे सारे स्टेटों में और हमारे सेंटर पे होता है। हमारे किसी एक आदमी का चुनाव नहीं होता। हमारे यहाँ क्या होता है, हम पार्लियामेंट्री सिस्टम में हम सारे अपने एमपी चुनते हैं कलेक्टिवली, वो एमपी जाके विधानसभा लोकसभा में जाते हैं, वो अपनी फिर जाके सरकार बनाते हैं। नहीं, अगर आप एक सिंगल पर्सन का चुनाव करवाने वाले हो जैसे अमेरिका में होता है, तो हमारे यहाँ इनकम्पैटिबल, हमारे यहाँ सेम नहीं है, तो गलत अजीब सा हो रहा है। दूसरा, डायरेक्ट इलेक्शन का जो तरीका है, इट क्रिएट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द गवर्नर एंड द सीएम, क्योंकि जब दोनों चुन के आ रहे होंगे, सीएम भी चुन के आ रहे हैं और इधर गवर्नर भी चुन के आ रहे हैं, तो दोनों कहेंगे नहीं मैं भी चुन के आया हूं, कहेंगे नहीं मैं भी चुन के आया हूं, दोनों लड़ेंगे, खूब आपस में लड़ाई होगी। ये नहीं होना चाहिए। गवर्नर साहब जो है एक नॉमिनल हेड है। अगर ये संविधान नहीं बोल दिया है कि एक नॉमिनल हेड है, दैट मींस कि कोई पॉइंट नहीं है कि इनको एक इलैबोरेट अरेंजमेंट लाओ, इनके लिए स्पेंडिंग बहुत पैसा खर्चा होगा इनके इलेक्शन पे, जरूरत है। जब हमने इनको नॉमिनल हेड बना रखा, जब हमने कहा खाली सर आपकी साइन की जरूरत है, खाली आपके पास सिग्नेचर, आपके स्टाम्प की, मोहर की वैल्यू है, अदरवाइज आपको जो एक्शन लेने हैं वो आपको सीएम की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पे लेने। तो क्यों आप पे इतना, आपके ऑफिस पे इतना इलैबोरेट खर्चा हो, इतनी इलैबोरेट अरेंजमेंट सारी चीजें हो, ठीक है, नहीं ऐसी कोई जरूरत नहीं। जो गवर्नर साहब का इलेक्शन होगा दैट वुड बी एंटायरली ऑन पर्सनल इश्यूज, लोगों के इशू पे नहीं होगा, वो पर्सनल इश्यूज पे चला जाएगा, नॉट इन द नेशनल इंटरेस्ट, नहीं होगा वो। इसलिए हम नहीं चाह रहे हैं कि सर आप इसको गवर्नर साहब के अपॉइंटमेंट को आप डायरेक्ट इलेक्शन से लेके आओ, नहीं, वी डोंट वांट दिस। दूसरा, इलेक्टेड गवर्नर जो होंगे दे वुड नेचुरली बिलोंग टू अ पार्टी से आएंगे। गवर्नर साहब का रोल ही है नॉन पार्टिसन, दैट मींस एंड ही वुड नॉट बी न्यूट्रल पर्सन एंड नॉट एन इंपार्शियल हेड। पूरी पाएंगे। राष्ट्रपति जी एक इंपार्शियल हेड है, राष्ट्रपति जी का जो कुर्सी है वो न्यूट्रल है, नॉन पार्टिसन है, और उसके अलावा वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर है। राष्ट्रपति जी सेम स्टेट में गवर्नर साहब का पोजीशन होती है। तो अगर आप इनसे चुनाव लड़वा के इनको जितवा रहे हो तो फिर तो सारा पर्पस खत्म हो गया, पर्पस खत्म हो गया हमारा। इलेक्शंस वुड क्रिएट सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज। गवर्नर साहब अब कह दिया उन्होंने कि देखो सर हम तो आप हमें इलेक्ट कराओ, हम लड़ाई शुरू करेंगे इंडिया से अलग होने की, ये शुरू हो जाएंगी, ऐसी बातें शुरू हो जाएंगी, लोगों में अलगाववादी टेंडेंसीज बढ़ जाएंगी, अलगाववाद जो अभी हमारे स्टेट में बहुत प्रॉब्लम चल भी रही थी इतने दिनों से, ठीक है, एंड दिस विल अफेक्ट द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यूनिट ऑफ देश की संप्रभुता, देश की अखंडता, इस पे खतरा है। फिर सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन जो होगा ये इनेबल करता है सेंटर को टू मेंटेन इट्स कंट्रोल ओवर द बाकी स्टेट्स। कई सारे स्टेट्स हैं जो कभी छोटे भाई हैं, अड़ जाते हैं, जब बात नहीं मानते हैं, तब जो हमारे सेंटर का जो एक आर्म बैठी हुई है, चाहे आपके फॉर्म में एक आईएएस ऑफिसर्स हो, आईपीएस ऑफिसर्स हो, या हमारे सेंटर के बिठाए हुए हमारे जो हमारे एग्जीक्यूटिव हेड हो, तो वो स्टेट्स की लगाम पे, तो स्टेट्स की हरकतों पे लगाम रखे। स्टेट का ऐसा नहीं है कुछ भी उठाकर बनाना शुरू कर दें, स्टेट खुद ही जाके डिप्लोमेटिक डील करने शुरू कर दे और देशों से, नहीं, वो काम देश का है, वो काम दिल्ली का है, तो वो करेगी। डायरेक्ट इलेक्शन जो होगा गवर्नर का, दिस विल क्रिएट अ सीरियस प्रॉब्लम ऑफ लीडरशिप। लीडर है कौन? अगर सीएम चुन के आ रहा है, मुख्यमंत्री, और एक तरफ गवर्नर भी चुन के आपने बिठा दिया, कौन है लीडर? इसको आप बोलोगे कि कौन है इनमें से नेता, कौन है इनमें से कौन नेतृत्व कर रहा है लोगों का, दोनों ही करेंगे। तो एक चाहिए ना, मैं तो एट द टाइम ऑफ जनरल इलेक्शन इन द स्टेट ही होगा। फिर सीएम वुड लाइक हिज नॉमिनी टू कंटेस्ट फॉर द गवर्नरशिप। अगर गवर्नर साहब को इलेक्शन करवा रहे हो तो क्या बड़ी बात है कि जो गवर्नर साहब होंगे वो वही होंगे जो सीएम के पसंद के होंगे, तो दिस विल क्रिएट अनदर कॉन्फ्लिक्ट, अनदर इशू। फिर हमने कहा देखो ये तो होता है अमेरिका में, दिस वी डोंट वांट। वहां पे जितने सारे 50 स्टेट हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ हर स्टेट का अपना अपना एक गवर्नर होता है, हर स्टेट में अपनी एक सेनेट होती है, हर स्टेट में अपनी एक हाउस होती है, और इसमें एक गवर्नर साहब भी होते हैं, वो भी चुन के आए हुए, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव है ना, और यहाँ पे जो है इलेक्टेड हाउस और एग्जीक्यूटिव दोनों होते हैं। हमारे यहाँ इलेक्टेड हाउस होता है और हमारा एग्जीक्यूटिव जो होता है वो इस लेजिस्लेचर से निकल के आता है, और इनके पास मैंडेट होनी चाहिए लोगों के द्वारा चुने हुए जाने की। अब कैनेडियन मॉडल, इसने कहा कैनेडियन मॉडल नहीं, आपका आंसर जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, ये जो एक प्रोविंस के गवर्नर होते हैं, जैसे कनाडा में बहुत सारे प्रोविंसेस हैं, जैसे ब्रिटिश कोलंबिया है वहां पे, जैसे वहां पे एक बहुत सारे ओटावा वगैरह जितने रीजन हैं, तो वहां पे जो प्रोविंस है या स्टेट कह लो उनको, वहां पे जो गवर्नर जनरल होते हैं वो अपॉइंटेड होते हैं, अपॉइंटेड। हमने कहा वेरी गुड, दिस इज ग्रेट, ये चाहिए हमको। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने बोला कि वी एक्सेप्ट दिस मॉडल, दिस वन इज गुड, ये चाहिए हमको। अब इसके बाद से चर्चाएं शुरू हो जाती है, सर राज्यपाल के ऑफिस को होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या जरूरत है, इनकी इतना काम क्यों हो रहा है, ठीक है, क्वालिफिकेशंस, ओथ, कंडीशन, क्या हुआ, ये कौन बने गवर्नर? पहली बात तो वही बने जो देश का हो, ठीक बात है। फिर उसके बाद ही शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 बस। फिर इसके बाद और कुछ नहीं बताया गया। हमारा कमीशन आया, ये आपको याद होगा, हम पढ़े हैं इसको, कौन से टॉपिक के लिए बनाया गया था कमीशन, सरकारी कमीशन, ठीक है। सरकारी कमीशन ने कहा कि सर हमने कुछ चीजें ढूंढी हैं, हम बोल रहे हैं कि जो गवर्नर साहब हो, जिसको भी गवर्नर साहब बनाना चाह रहे हो, आप ये पता करो कि क्या वो एमिनेंट पर्सन है, किसी मतलब जिंदगी के किसी दौर में, किसी समय में उन्होंने कोई ऐसा भयानक ऐसा तगड़ा काम किया हो, ऐसा लगना चाहिए कि एमिनेंट पर्सन है, पीसफुल पर्सन है, रिस्पेक्टफुल पर्सन है, बहुत सम्मानजनक, बहुत सम्मान है इनका, सब कुछ है, तो ऐसा पर्सन हो। दूसरा, वो स्टेट के बाहर का हो, ठीक है, वो स्टेट का ही नहीं हो, ताकि वो ऐसा लगे कि हाँ हमने पूरा देश को मिक्स किया, अच्छे से हमने सबको एक साथ रखा है। वरना स्टेट्स में अपनी आपस में सन्स ऑफ द सॉइल थ्योरी लगने लग जाती है। ये एक थ्योरी होती है सन्स ऑफ द सॉइल। ये क्या होता है कि स्टेट कहता है कि नहीं हमारी जमीन, हमारे लोग, हमारी नौकरियां हमारे लोगों के लिए, किसी बाहर की जरूरत नहीं है। अब जब हम स्टेट से बाहर के किसी व्यक्ति को स्टेट का गवर्नर बनाते हैं, तब हम इससे एक चीज निभाते हैं, वो ये है कि हमारा पूरा देश एक है, सारे स्टेट्स में अपना स्टेट पना नहीं निकलने लगे, उसको कम करो, सन्स ऑफ द सॉइल कहते हैं इसको। ये एक थ्योरी है, हम इस मिट्टी के लोग हैं तो हमारी जमीन है, और एक स्टेट वाले कह रहे हैं नहीं यहाँ से बाहरियों को भगाओ, यहाँ से जो है यहाँ के जो बच्चे होंगे, यहाँ के जो वही यहाँ पे नौकरी करेंगे, वही यहाँ पे रहेंगे, कोई और बाहरी व्यक्ति यहाँ काम नहीं करेगा, ये सब गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा बोला गया कि इनको डिटैच होना चाहिए सारी इन पॉलिटिक्स से, इन सारी राजनीतियों से, इन सारी चीजों से, ठीक है, नॉट मच कनेक्टेड विद द लोकल पॉलिटिक्स। ये सब आप मत करो सर, आपसे आप बड़े ऑफिस पे जा रहे हो, गवर्नर साहब हो आप, ये पेटी पॉलिटिक्स, छोटी पॉलिटिक्स आपके लेवल की नहीं है, नॉट टेकन टू ग्रेट पार्ट इन पॉलिटिक्स। राज्यपाल वो जो पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा ऐसा नहीं नेतागिरी करके आए हो, नहीं, आप ऐसे व्यक्ति गवर्नर बनाओ जो एक एमिनेंट पर्सन, एरिस्टोक्रेट पर्सन, ग्रेट पर्सन, उनको आप बनाओ जो बाकी इन लोकल पेटी पॉलिटिक्स से ऊपर हो, स्टेट के बाहर का हो, ऐसा होगा तो अच्छा होगा। दूसरा, पॉलिटिशियन जो होंगे फ्रॉम द रूलिंग पार्टी ऑफ द सेंटर इज नॉट अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ स्टेट। जैसे अभी बीजेपी पार्टी अभी सेंटर में सरकार फॉर्म किए हुए है इंडिया अलायंस के साथ, तो अब ऐसा नहीं हो कि इस पार्टी के कुछ नेता जो भले एमपी नहीं है, तो भले चुन नहीं पाए गए, ठीक है, वो लोकसभा राज्यसभा में नहीं जा पाए, अब लेकिन वो बीजेपी पार्टी में तो है, तो ऐसे लोग जो खाली बीजेपी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, बीजेपी पार्टी का उनको अलीजेंस अपनी वो करते हैं, तो ऐसा नहीं हो कि बीजेपी
पार्टी उनको खुश करने के लिए बोल दे कि आप 28 राज्यों में मैं अपने सारे गवर्नर बैठा दूंगा, नहीं, जो रूलिंग पार्टी सेंटर में है उससे अलग रहे। फिर बोला गया कि आर्टिकल 155 को आप सूटेबली अमेंड करो और ये बोलो कि कंसल्टेशन होना चाहिए ये जो अपने स्टेट में अपॉइंटमेंट के लिए वो 155 में आपको अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, ठीक है। जो उपराष्ट्रपति होंगे इंडिया के, ठीक है, उपराष्ट्रपति है इंडिया के और स्पीकर है लोकसभा के, दे मे बी कंसल्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन सेलेक्टिंग अ गवर्नर। अब ये जो कंसल्टेशन हो, ये इनफॉर्मल हो, कॉन्फिडेंशियल हो, ये बातें बाहर नहीं जाए और ऐसा नहीं हो कि इसके लिए पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा रिफॉर्म लाओ, बैठ के चर्चा करनी पड़ेगी, आधे घंटे की मीटिंग लॉगिन करनी पड़ेगी, बुखारी नहीं, आप इनफॉर्मली फोन पर पता कर लो, पूछ लो स्पीकर लोकसभा से, दूसरे आप उपराष्ट्रपति जी, क्योंकि ये दोनों के दोनों अपने अपने हाउसेस के लीडर्स हैं, सॉरी हाउसेस के चेयरमैन हैं, तो इनसे पूछो, पीएम साहब पूछेंगे क्योंकि इन्हीं की ही अपॉइंटमेंट, इन्हीं की राय जानी है राष्ट्रपति जी को, तो फिर अपॉइंटमेंट करते हैं इनका अपने राज्यपाल का। अब जो ये शपथ लेते हैं अपने ऑफिस में घुसने से पहले, तो इनको शपथ दिलाई जाती है बाय द चीफ जस्टिस ऑफ दैट रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट। जिस स्टेट में ये गवर्नर साहब बनने जा रहे हैं उस स्टेट के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे तो वो इनको शपथ दिलाएंगे। अगर चीफ जस्टिस नहीं है उस हाई कोर्ट के, देन द सीनियर मोस्ट जज उस समय जो अवेलेबल हो उस हाई कोर्ट में, वो इनको शपथ दिलाएंगे और इनकी शपथ में क्या होगा कि आई विल फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस ऑफ द गवर्नर। दूसरा, आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। मैं संविधान को, कानून को बिल्कुल बिल्कुल ऊपर रखूंगा, पराकाष्ठा पे रखूंगा, बिल्कुल अच्छे से ऊपर से रखूंगा, बचाऊंगा, सब कुछ करूंगा। तीसरा, आई विल डिवोट माय सेल्फ टू द सर्विस एंड वेलबीइंग ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। बात, अच्छी बात, ये बोला गया। फिर आगे चलो, हमने बोला कि जब आप गवर्नर किसी को बना दो, ठीक है, तो पहली बात तो वो कोई मैं किसी हाउस का मेंबर नहीं हो सकता, चाहे वो पार्लियामेंट हो या वो क्या हो, दूसरा चाहे पार्लियामेंट हो या वो हो हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर आपको याद हो कि मैंने एक बार आपको पढ़ाया भी था, मैंने एक बार शॉर्ट भी बनाया था कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कितने स्टेट्स में है, मैंने उसके लिए एक एक्रोनिम भी दिया था, तुम कब आओगे, ठीक है। इन सारे स्टेट्स में हमारे स्टेट की विधान परिषद है, तो जो हमारे गवर्नर साहब हो वो यहां में से किसी में नहीं हो सकते मेंबर, वो एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। दूसरा, वो कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते हैं, पता चला कि वो स्टेट बैंक के मुखिया भी है, नहीं सॉरी नॉट अलाउड। तीसरा, वो जब अपने कार्यकाल के दौरान जब वो है तब वो ऑफिशियल जो रेसिडेंस होता है राजभवन, हर स्टेट में गवर्नर का जो घर होता है वो उसको यूज कर सकते हैं एज हिज ऑफिशियल रेसिडेंस एंड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट। ये बड़ी चीज होती है, हर जगह का किराया तो होता ही है ना, कहीं ना कहीं आप कहीं रह रहे हो, आपका जमीन हो जाए कुछ हाउस टैक्स कुछ ना कुछ होता है, इन्हें नहीं देना। जब तक ये ऑफिस के कार्यकाल में है, जब तक ऑफिस में है, तब तक ये राजभवन का यूज कर सकते हैं विदाउट पेमेंट। आप सोचो राजभवन या राष्ट्रपति भवन इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, अगर इसका किराया होगा तो कितना होगा, किराया होगा कम से कम 50 लाख रुपए महीना, बहुत बड़ा किराया होगा, ठीक है। तो दे कैन यूज देम एज देयर ऑफिशियल रेसिडेंस, दे कैन लिव देयर व्हाइल दे आर इन ऑफिस। अब एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस इनको मिलती हैं और ये डिटरमाइन करता है पार्लियामेंट कि इनको कितने पैसे मिलेंगे, इनको कितने इनको भत्ते मिलेंगे जो अलाउंस होते हैं, और इनको क्या प्रिविलेज मिलेंगे, इनको कितनी गाड़ियों का काफिला मिलेगा, इनको कितनी सिक्योरिटी मिलेगी, इनको कितनी ज्यादा इनको सारी सुख सुविधाएं सब कुछ चाहिए होगा। अब कोई गवर्नर है तो क्या वो दो स्टेट का गवर्नर हो सकता है? यस हो सकता है। अगर ऐसा है तो इसलिए फिर ये होगा, ये तय करना पड़ेगा उन दो स्टेट्स को मिलकर एमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस आर शेयर्ड बाय दोस टू स्टेट्स। फिर उन दोनों स्टेट्स को ये सारे जो इनके भत्ते, इनकी सैलरी, इनके अलाउंस, इनके एमोल्यूमेंट्स, इनके रेम्यूनरेशन, इनके खर्चे हो रहे हैं, उन दो से ज्यादा या जितने भी स्टेट्स के गवर्नर हैं उनको ही भार उठाना पड़ेगा एंड प्रोपोर्शन एज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, कौन कितना भत्ता उठाएगा, कौन कितना खर्चा उठाएगा। अब छोटा राज्य है मान लो त्रिपुरा, बड़ा राज्य आसाम, तो क्या दोनों बराबर बराबर पैसा दें ये गवर्नर साहब के लिए? नहीं, त्रिपुरा छोटा स्टेट है, उसकी जीडीपी छोटी है, कैपिटल छोटा है, तो त्रिपुरा को फिर राष्ट्रपति जी बताएंगे कि आप कितना दोगे, 30%, बाकी 70% जो है आसाम देगा। आगे चलो हाइपोथेटिकली, अब एमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस दे कैन नॉट बी डिमिनिश्ड। जब तक ये ऑफिस में है तब तक ऐसा नहीं हो सकता कि वो राजभवन से निकाल के किसी फ्लैट में ला के रख दिया नॉर्मल से, नहीं, जब तक ये राजभवन में है, जब तक ये ऑफिस में है और एक बार वो आ चुके हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी ना लगे बस, तब तक तो इनके जितने भी एमोल्यूमेंट्स, इनके जितने खर्चे भत्ते गुजारे सब कुछ है वो कम नहीं किया जा सकते ड्यूरिंग इस टाइम ऑफिस। नहीं हो सकता। 18 में यही हुआ था, इनकी सैलरी 1 लाख 10,000 बढ़ा के की गई थी 3.5 लाख रुपए पर मंथ, ये इनकी सैलरी है अभी के समय में। अब आगे चलो, क्या प्रिविलेज मिलती है इनको, जो प्रिविलेज की बात कर रहे थे। प्रिविलेज ये कि पहली बात तो इन्हें पर्सनल इम्यूनिटी है फ्रॉम लीगल लायबिलिटीज और ऑफिशियल एक्ट्स। ये अपने जब ऑफिशियल काम कर रहे हैं, सरकार के काम कर रहे हैं, सरकारी तंत्र के काम कर रहे हैं, तब उस समय इनको पर्सनल इम्यूनिटी है कि मुझे किसी कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरा, जब तक मैं ऑफिस में हूं एज अ गवर्नर तब तक आई एम इम्यून फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सनल एक्ट। याद रखना, जब तक मैं ऑफिस में हूं। एक बार मैं ऑफिस से निकाल दिया गया, एक बार मुझे ऑफिस से हटा दिया गया, उसके बाद तो पता चला हर स्टेट की हाईकोर्ट में मेरे केस चल रहे हैं, हो सकता है, ठीक है। अब आई कैन नॉट बी अरेस्टेड और इम्प्रिजन जब तक मैं ऑफिस में हूं, पर अगर आपको मेरे खिलाफ कोई सिविल प्रोसीडिंग चालू करनी है तो आप मुझे दो 2 महीने का नोटिस, अगर मैं गवर्नर हूं तो, और वो भी खाली सिविल प्रोसीडिंग्स, क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो चलनी है ही नहीं। अब सिविल प्रोसीडिंग कैन बी इंस्टीट्यूटेड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सनल एक्ट्स, नॉट ऑफिशियल एक्ट। ऑफिशियल एक्ट तो सरकार के लिए काम किए, जनहित के लिए काम किए, जनता के लिए काम किए, अब तो कर दिया, ठीक है। उस पे कोई बात नहीं है। आप पर्सनल मेरे किसी काम के चक्कर में, अगर मैंने किसी को पर्सनल अपना मैंने एक दुकान में जाके मैंने पेमेंट किया चेक के माध्यम से और चेक जो है मैंने दिया, मेरे वो चेक बाउंस हो गया, तो ये मेरा पर्सनल एक्ट था, मैंने अपने लिए खर्चा किया था, मैंने अपने लिए कमाई करी थी, कुछ अपना सामान खरीदा। अब वो अगर चेक बाउंस हो गया तो क्या मेरे खिलाफ चेक बाउंस का केस चल सकता है? यस चल सकता है, पर पहले मुझे 2 महीने का नोटिस पीरियड, पहले 2 महीने पहले मुझे नोटिस दो, क्या 2 महीने बाद मेरे खिलाफ सिविल प्रोसीडिंग शुरू करने वाले हो और उसमें फिर मुझे आना पड़ेगा, ठीक है। ये हो सकता है। जब गवर्नर साहब का अपॉइंटमेंट हुआ उसके बाद उनको अब बैठे अपने ऑफिस में आके, अब वो कब तक बैठेंगे? नॉर्मली बैठेंगे 5 साल, ठीक है। पर इसमें बोला गया कि ये 5 साल कोई ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल पत्थर की लगी रहे, नहीं। सूर्यनारायण केस हुआ था, इसमें पता लग गया कि देखो जो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट लिखा हुआ है हमारे यहाँ कि राष्ट्रपति जी जब तक एंजॉय करते हैं आपको वहां रहने देने को मिलेगा। अगर राष्ट्रपति जी को पसंद नहीं आया, दैट मींस कैबिनेट को, सेंटर की कैबिनेट को समझ में नहीं आया आपका कार्यकाल, तो आपको बोल दिया जाएगा थैंक यू वेरी मच, चाहिए पूरा दरवाजा, ठीक है। अब सूर्यनारायण केस में यही हुआ था कि प्रेसिडेंट का जो प्लेजर है, इनका जो सुख है वो जस्टिफाइबल नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है, हम आपको क्यों हटा रहे हैं, तो आपकी जो टेन्योर की सिक्योरिटी फिक्स नहीं है, सॉरी आपका कोई फिक्स टर्म ऑफ ऑफिस भी नहीं है। दूसरा, आप कभी भी रिमूव हो सकते हो बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम, सॉरी थैंक यू वेरी मच जा सकते हैं, अभी बोलेंगे कल सुबह अपना घर खाली कर देना, ठीक है। ऐसे ही हुआ था दो समय पे, जब वीपी सिंह जी की सरकार आई थी, ठीक है, वीपी सिंह जी के बाद सरकार आई नरसिम्हा राव जी की, इसमें खूब इन्होंने बदली करी है। तो क्योंकि संविधान ने कभी भी कोई ग्राउंड नहीं बताए हैं कि आपका गवर्नर को हटाओ, तो इनको फिर इनका कोई ना सिक्योरिटी की टेन्योर इनका कुछ फिक्स है, ना इनका जो राष्ट्रपति जी का कोई कारण बताओ, नोटिस भी नहीं मिल सकता राष्ट्रपति जी को, भाई मुझे क्यों हटा रहे हो, मैं तो आपका ही सेवक हूं, मैं तो आप ही के लिए तो स्टेट में आया था काम करने। राष्ट्रपति जी का हां ठीक है, मेरा मूड अच्छा नहीं, जाओ तो चले जा सकते हैं। अब यही हुआ था जब नेशनल फ्रंट की सरकार आई थी, तो नेशनल फ्रंट की सरकार ने वीपी सिंह जी ने क्या किया था, इन्होंने उन सारे गवर्नर को हटा दिया था जो उससे पहले कांग्रेस सरकार ने बैठाए थे। आपको बोल दिया गया कि आप प्लीज अपने रेजिग्नेशन दे दीजिए और थैंक यू वेरी मच, बस इतना। जब ये गए, इसके बाद आई नरसिम्हा जी, ये बैठे हमारे देश के सबसे प्रिय प्राइम मिनिस्टर, इनका नाम आपको प्लीज बताइएगा और सम्मान के साथ बताइएगा। 1951 में सेम चीज हुई, सॉरी 91 में सेम चीज हुई, जब कांग्रेस सरकार वापस आई और नरसिम्हा राव जी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने बोला जो इन्होंने बनाए थे गवर्नर साहब उनको हटा रहे, सारे के सारे 14 गवर्नर्स अपॉइंटेड बाय द वीपी सिंह, ये सारे के सारे चंद्रशेखर जी ने भी जो बनवाए थे, आपको बोल दिया गया ये आपका हमारे लिए एक नमस्ते हमारी तरफ से, और यही नमस्ते बहुत कुछ है, पढ़े लिखे को बहुत समझे, प्लीज बाहर करवा जाओ, तो इनको हटा दिया गया। ये हुआ। आगे चलो, जब इनका ट्रांसफर कराना होगा तो क्या हो सकता है, कौन करेगा? राष्ट्रपति जी ही करेंगे ट्रांसफर गवर्नर अपॉइंटेड टू वन स्टेट टू अनदर स्टेट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज टाइम। इतना उनका टाइम बचा हुआ है, इतना उनका 5 साल का मेरा समय है, अभी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि राष्ट्रपति जी मुझसे नाराज है, पर राष्ट्रपति जी ने कहा देखो 2 साल हो चुके हैं, आप अभी यूपी के गवर्नर हो, मैं चाह रहा हूं कि आप बचे हुए 3 साल के लिए आप चले जाओ एमपी में, ठीक है सर, आपको आई सर्व एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, बस इतना ही हो। क्या मैं दोबारा चुन सकता हूं, क्या मैं दोबारा आ सकता हूं? तो यस बिल्कुल हो सकता है, मे बी इन द सेम स्टेट और एनी अदर स्टेट, अभी भी चले जाओ, ठीक है। होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म, जब तक कि उनका उत्तराधिकारी ना आ जाए। अगर उत्तराधिकारी नहीं आ पाया और ये चले गए तो क्या हुआ? फिर एक प्रॉब्लम हो गई जिसे बोलते हैं इंटररिग्नम। इंटररिग्नम मतलब क्या होता है? ऐसी स्थिति बीच का, ऐसा पीरियड, कार्यकाल, ऐसा काल कह लो, कार्यकाल तो नहीं है, कार्य नहीं हो रहा, तो ऐसा समय जब पहले वाले तो जा चुके हैं, नए वाले अभी आ नहीं पा रहे, तो जो बीच का जो समय है, जो खाली समय, जहां वैक्यूम है, हम उसको बोलते हैं कि इंटररिग्नम हो गया है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे सरकार नॉर्मल फंक्शनिंग जो है वो सस्पेंड हो गई है और सक्सेसिव रेजिम्स अभी आ नहीं पा रही है, तो इंटररिग्नम की स्थिति ना आ जाए। अब इंटररिग्नम की स्थिति को हटाने के लिए हमने बोला कि अगर आपका 5 साल कार्यकाल पूरा हो गया है पर आपको उत्तराधिकारी हम ढूंढ नहीं पाए
जाएं अच्छे से। आप एक काम करो, अभी 4-6 महीने और यहीं रहना, तब तक कि आपका उत्तराधिकारी नहीं आता। उत्तराधिकारी आ जाएगा, देन आप सम्मानजनक प्लीज जाएं और अपना काम कीजिए, फिर जा सकते हैं। कंटिजेंसी सिचुएशन, कंटिजेंसी माने कोई आफत आ गई, कोई आपदा आ गई, क्या करें अब इस समय? अब मान लो तो उस समय कुछ भी ऐसी स्थिति आ सकती है, तो राष्ट्रपति ही होंगे जो ऐसे प्रावधान बनाएंगे कि क्या करें, अब जो नया पर्सन है कौन आएगा और गवर्नर के जो फंक्शंस होंगे कौन डिस्चार्ज करेगा, इसके बाद गवर्नर साहब के रोल निभाने की इतनी हैसियत है। अब नॉट ये जब संविधान में ऐसा कुछ मेंशन नहीं हुआ, जब एक सिटिंग गवर्नर की डेथ हुई थी, तब चीफ जस्टिस जी ऑफ दैट कंसर्न्ड हाई कोर्ट ही एक्टेड एज गवर्नर साहब, इन्होंने इनके रोल निभाए। क्यों? क्योंकि चीफ जस्टिस जो जुडिशरी है वो नॉन पार्टिसन, वो न्यूट्रल है, वो किसी पार्टी के प्रति उनकी वफादारी नहीं है, दे डोंट ओ देयर लॉयल्टी टू एनी पार्टी, टू एनी पॉलिटिक्स नहीं है। तो इसलिए जब एक न्यूट्रल पर्सन की डेथ हो गई एज अ गवर्नर, सिटिंग गवर्नर, तब हमने दूसरे न्यूट्रल पर्सन को ढूंढा। कौन मिले हमें स्टेट में? चीफ जस्टिस ऑफ दैट कंसर्न्ड हाई कोर्ट। हमने कहा सर प्लीज अब आप संभालिए, जब तक हम नया गवर्नर नहीं लाते। ठीक है, ये हुआ। आगे चलो, अब हम देखेंगे कि संविधान ने क्या क्या इनको पावर दी हुई है। सबसे पहले इनकी पावर पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव पावर, उसके बाद पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव, उसके बाद पढ़ेंगे फाइनेंशियल, फिर पढ़ेंगे आखिर में जुडिशियल। एग्जीक्यूटिव पे आते हैं, ये इनकी ऐसी पावर है, याद रखना ऐसी पावर सिमिलर है अलोंग विद द प्रेसिडेंट आल्सो। राष्ट्रपति जी के पास इंपॉर्टेंट पावर कुछ और भी है, डिप्लोमेटिक पावर है राष्ट्रपति जी के पास, मिलिट्री पावर है इनके पास, यहाँ पे इमरजेंसी पावर है राष्ट्रपति जी के पास, पर गवर्नर साहब के पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राष्ट्रपति जी देश को रिप्रेजेंट करते हैं जब वो कहीं बाहर जाते हैं, उनके नाम से सारे ट्रीटी साइन होते हैं, राष्ट्रपति जी के नाम से सारे एग्रीमेंट होते हैं दूसरे देशों से, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। हमारा जितना इकोनॉमिक जोन है, हम उस पर अपनी कितना एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, दूसरे देश को कभी अगर आना हो, उसको अगर परमिशन देनी हो, राष्ट्रपति जी के नाम से जाए, किसी कोई स्टेट गवर्नर के नाम से नहीं जाएगा वो। ठीक है, दूसरा वो हमारी मिलिट्री के सुप्रीम कमांडर है, वो हमारी आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर इन चीफ है, कोई गवर्नर साहब नहीं होते। तीसरा, इनके पास इमरजेंसी पावर होती है देश में काम करने के लिए, कभी जब देश में आपदा आ जाए, देश में आपातकाल की स्थिति आ जाए, तो राष्ट्रपति के नाम से नोटिस निकलता है, राष्ट्रपति के नाम से ऑर्डर जारी होता है। गवर्नर साहब के पास कुछ नहीं। गवर्नर साहब के पास क्या है? इनके पास क्या है कि उस स्टेट के सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस ये इनके नाम पे लिए जाते हैं और फॉर्मली टेकन इन हिज नेम, उस स्टेट के। जैसे एक स्टेट है यूपी, अब यूपी में अगर फैक्ट्री लगनी है मान लो एप्पल की, तो एप्पल की फैक्ट्री लगने के लिए जमीन चाहिए। अब जमीन ले ली गई, जमीन कहां ली गई? जमीन ली गई मान लो बहराइच के रूरल एरिया में, जहां बहुत ज्यादा अच्छी प्रॉपर्टी है, खेतें हैं, सब लोगों से खेतों के लिए मुआवजे दिए गए, एप्पल ने दिए, एप्पल लगा मैं फैक्ट्री लगा रहा हूं, अब मुझे परमिशन दे दो। अब परमिशन जो उनको मिल रही है वो मिल रही है उस स्टेट के गवर्नर साहब से, वहां से फॉर्मली रिटन नोटिस आएगा, वहां से बोला जाएगा कि हां सर हमारे स्टेट के जो मुखिया हैं उन्होंने आपको परमिट किया। फाइनली इसके बाद ही विल मेक रूल्स स्पेसिफाइंग द मैनर इन व्हिच द ऑर्डर एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर मेड एंड एग्जीक्यूटेड। इनके नाम से जो बनाए जाते हैं जो ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर कहां जाएगा इस ऑफिस के बाद, अगले ऑफिस कौन सा ऑफिसर कौन सी फ्लोर पे जाएगा, कौन से शहर में जाना है, फिर इसके बाद ये सर्कुलर, तो ये सारा का सारा तय होता है इनके राज्यपाल साहब के ऑर्डर से। राज्यपाल साहब ने मन से नहीं कहते कि आज मेरा मन है ऐसा करो, लेबर डिपार्टमेंट का जो काम है वो भेज दो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, नहीं नहीं, तब होगा जब स्टेट के सीएम साहब अपनी कैबिनेट के साथ विचार विमर्श करके गवर्नर साहब को बोले सर हम चाहते हैं लेबर लॉ का सारा काम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। हालांकि डिसीजन में कुछ सेंस नहीं दिख रहा है, पर अगर स्टेट के सीएम ने कहा तो ठीक है, फिर गवर्नर साहब उसको साइन करेंगे एंड ही विल मेक रूल्स स्पेसिफाइंग कितने कौन से मैनर में कैसे किस तरीके से हमारे सारे ऑर्डर हमारे सारा बिजनेस रन होता है सरकार। ठीक है, ही विल मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनिएंट ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। बात वही बात है। इसके बाद ही अपॉइंट्स अ ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर। ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर मतलब एक जनजातियों के भले के लिए, जनजातियों के वेलफेयर के लिए, खासकर ऐसे आदिवासी जो हमारे स्टेट्स में रहते हैं। तो कौन से स्टेट्स में? छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी और ओडिशा, इन सारे राज्यों में जो हमारे आदिवासी रहते हैं, जो हमारे जंगलों में ड्वेल करते हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स कहते हैं इनको। तो अब क्यों? क्योंकि इन जो स्टेट्स में क्या है, बहुत सारी हमारी आदिवासी पॉपुलेशन है, बहुत सारे हमारे ऐसे, इनमें से एक ही स्टेट से हमारे ये भी आए हैं, राष्ट्रपति जी भी आए हैं। पता कौन से स्टेट्स हैं इनमें? ठीक है, फॉरेस्ट ड्वेलर्स। ये ड्वेलर्स माने जो ड्वेल करते हैं, जो रेसिडेंट है उन फॉरेस्ट। तो अब वो कहते हैं सर हम तो इसी जंगल में रहते हैं, हम यहीं हम सब अपना फल फूल सब खाते हैं, अपना रहते हैं, हमें नहीं जाना आपके शहरों में, हमें नहीं पढ़ना आपकी नौकरियों में, हमें नहीं पढ़ना आपका एग्जाम में। हमने कहा ठीक है आप आपको हम न छेड़ेंगे न डिस्टर्ब करेंगे, आप रहिएगा अंदर ही रहिएगा, पर ये फॉरेस्ट जो है इस फॉरेस्ट को बर्बाद मत कीजिए। ठीक है हम रहेंगे अच्छे। और काफी सारा हमने आपको एक आईएएस ऑफिसर का आपको नाम याद हो, एक इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर भी थे, वो बहुत बड़ा नाम था उनका। उन्होंने पहली बार क्या किया था, उन्होंने ढाल बनाया था फॉरेस्ट में रहने वाले ड्वेलर्स को ही पोचर्स के खिलाफ। याद आया? इस साल उनका बनाया हुआ एक प्रोजेक्ट की 50वीं सालगिरह भी थी, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ऐसे कुछ इवेंट जो जिनकी 50वीं सालगिरह है, जिनकी 70वीं सालगिरह है, किसी की 250वां सालगिरह है। जैसे हमारे देश में आपको बताऊं एक ऑफिस है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस है, उस ऑफिस को इस साल 250 साल होने जा रहे हैं। 1773 में वो ऑफिस आया था। ठीक है, वो डीसी का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का। अब उस ऑफिस को इस साल 250 साल होने जा रहे हैं। वहां पे 250 साल से वहां पे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स रहे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स रहे। ऑफिस बहुत फेमस है, ऑफिस बहुत बड़ा है, आपका ड्रीम है जाना। एक्चुअल में उस जगह पे जाना आपका ड्रीम है। ठीक है, मैंने आंसर दे दिया, एंड दे दिया, मुझे आंसर चाहिए। नाउ क्या होगा, जो बिहार का जो स्टेट है, बिहार को हमने कहा कि सर अब आपके यहाँ एक काम करो, अब आपके बहुत सारे बिहार से बहुत सारे आईएएस आईपीएस निकल चुके हैं, तो बिहार में जो है काफी प्रगति आ चुकी है। हमने बिहार को 94th अमेंडमेंट के थ्रू इस लिस्ट से बाहर कर दिया। हमने कहा अब बिहार की जरूरत नहीं, हम बाकी पे काम करेंगे। हम इन बाकी सारे राज्यों में अपना एक ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर रखवाएंगे जो इनकी जनजातियों की, आदिवासियों की भलाई के लिए ही बात करेगा, काम करेगा। ठीक है, ये चारों स्टेट है जो कबीलों के लिए बात कर रहे हैं। अब आगे चलो, हम बोलेंगे कि इनकी एग्जीक्यूटिव पावर अभी और भी। ही एक्ट्स एज चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी इन द स्टेट। ये बहुत टिपिकल टॉपिक है, आपको पता होगा। वेस्ट बंगाल ने लास्ट ईयर भी और इस साल भी, और एक स्टेट और है, उस स्टेट का नाम आपको पता हो। तो इन दोनों स्टेट ने क्या किया, इन्होंने अपने यूनिवर्सिटीज लॉ अमेंडमेंट एक्ट लेके आए। इन्होंने बोला कि हम ऐसी एक बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगर विश्व भारती यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी के चांसलर अगर पीएम हो सकते हैं, तो क्या बड़ी बात है कि हमारे यूनिवर्सिटी में जो स्टेट में यूनिवर्सिटियां हैं, वेस्ट बंगाल हो चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स वाला स्टेट हो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जितनी स्टेट रन यूनिवर्सिटीज हैं उनके चांसलर सीएम होंगे। तो यूनिवर्सिटीज लॉ अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, यूनिवर्सिटीज लॉ अमेंडमेंट, ये इन्होंने एक बिल लेके आए, अमेंडमेंट बिल दिख रहा है, एक तो होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ जाएगा, लिखा हुआ है मैंने, यूनिवर्सिटीज लॉ अमेंडमेंट बिल ये लेके आए। वेस्ट बंगाल ने इस बिल को अपने हाउस से पारित करा लिया, बिल को, विधेयक को। अब ये बिल कानून बनने के लिए कहां जाएगा, गवर्नर साहब के पास। जब गवर्नर साहब का स्टैंप लग जाएगी, उनकी मंजूरी मिल जाएगी, तब वो बिल कहलाएगा एक्ट। ठीक है, क्या लगता है आपको, जो गवर्नर साहब खुद यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर होते हैं, क्या वो ये बोल देंगे ये बात कि हाँ काम करते हो, मैं नहीं रहूंगा चांसलर, कोई और जिसको आपको रखना वो रख लो। तो गवर्नर साहब ने अभी इस पे असेंट अपनी नहीं दी हुई। ठीक है, ऐसे ही एक स्टेट और है, वहां भी सेम आर्गुमेंट है, वहां भी सेम बातें हुई। अब इन्होंने बोला कि हम पुंछी कमीशन को याद करते हैं, आपको याद होगा एक पुंछी कमीशन था, तो सर पुंछी जी के ऊपर ही कमीशन का नामकरण हुआ था। तो पुंछी कमीशन ने भी एक ही बात बोली थी कि ऑफिस ऑफ गवर्नर जो है, इसको संविधान में जितनी पावर दी गई है, संविधान में जितनी इनको रिस्पांसिबिलिटी दी गई है, इससे ज्यादा इनको अतिरिक्त प्रभार मत दीजिए, इनको इससे ज्यादा अतिरिक्त इनको एडेड रिस्पांसिबिलिटी मत दीजिए। जैसे स्टेट की यूनिवर्सिटीज में चांसलरशिप, जो चांसलरी होती है, जो राज्यपाल साहब को ऑटोमेटिक दी जाती है। जैसे यूपी में जो उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, यूपीटीयू, यहां से कई सारे हमारे छात्र हमारे आईएएस आईपीएस निकले भी। तो यूपीटीयू के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं। पहले उसमें हरकोट बट्टा टेक्निकल कॉलेज होता था, उसमें आईआईटी लखनऊ होता था, उसमें बनारसी दास कॉलेज होता था। तो अब क्या हो रहा था कि इन सारी यूनिवर्सिटीज, यूपीटीयू है, अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, या अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, तो इन सारी यूनिवर्सिटीज के चांसलर कौन हुए, यूपी में जो राज्यपाल साहब। और वेस्ट बंगाल ने कहा हम गेम को पलट रहे हैं। तो वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता जी, इन्होंने अपने हाउस में, इन्होंने अपनी विधानसभा में एक बिल पारित किया जिसका नाम था यूनिवर्सिटीज लॉज अमेंडमेंट बिल। इसको बनना है एक्ट, बिल को, विधेयक, कानून बनने के लिए कहां जाना पड़ेगा, इस एक्ट को जाना पड़ेगा गवर्नर साहब के पास। ये गवर्नर साहब बैठे हैं, गवर्नर साहब कहेंगे वेरी गुड, लाओ बिल लिया, लेकर रखिए। अब यही तसल है। तो अब ये बिल या तो जा सकता है राष्ट्रपति जी के पास, या इस बिल की यही हत्या हो जाएगी। अब इसको आगे देखते हैं क्या, मुझे ये बताना दूसरा स्टेट है। ठीक है, तो ये हुआ। अब इनकी और पावर देखो, अगली एग्जीक्यूटिव जो बची हुई है क्या है, ही रिकमेंड्स द इंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसीज इन द स्टेट टू द प्रेसिडेंट। जब राष्ट्रपति जी को लिखा जाता है लेटर गवर्नर साहब का, सर मेरे स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया है, आ जाओ इमरजेंसी लगने वाली, मेरे स्टेट में मुझे जरूरत है आपकी, दंगे फसाद हो रहे हैं। तब उसके बाद स्टेट कहता है, उसका स्टेट कहता है सर हमने लेटर आपको दे दिया है, राष्ट्रपति जी प्लीज, राष्ट्रपति देंगे। राष्ट्रपति जी अपने यहां से अपनी एक टुकड़ी भेजते हैं, अपना पूरा आर्मी भेजते हैं, सब कुछ भेजते हैं कि जाओ पैरामिलिट्री, जाओ सीआईएसएफ, जाओ सीआरपीएफ, सब लोग जाओ और जाके उस स्टेट को कंट्रोल काबू में लेके वहां की जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हुआ है, सही करो उसको। राष्ट्रपति इधर राज्यपाल साहब का एग्जीक्यूटिव पावर एक और भी है, ही कैन सीक एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट
स्टेट फ्रॉम द सीएम। ठीक है, आप कौन से कानून बनाने वाले हो, कौन से प्रशासनिक काम करने वाले हो, मुझे जरा वो चाहिए। आपका क्या कहते हैं कि क्या आपका एजेंडा आने वाले विधानसभा में। ठीक है, सीएम साहब कहेंगे हाँ बताऊं, आ रहा हूं मैं बताऊंगा। ठीक है, नाउ ही कैन रिक्वायर द चीफ मिनिस्टर टू सबमिट फॉर द कंसीडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सेम चीज राष्ट्रपति जी के पास पावर है। ये बोल सकते हैं गवर्नर साहब अपने सीएम से कि देखो पिछले हफ्ते मेरे पास आपके मंत्री दल में से एक मंत्री जी आए थे, उन्होंने एक प्रपोजल रखा था मेरे पास। उन्होंने कहा था कि पूरे काउंसिल मिनिस्टर ने मेरी बात सुनी नहीं है, खाली कोई नहीं सुन रहा मेरी बात, आप इस पे विचार करवा दो। तो गवर्नर साहब सीएम को बोलेंगे कि अपने मंत्री दल को बोलो कि आपके मंत्री द्वारा जो लाया गया कानून है इसके ऊपर चर्चा शुरू हो जाए, इसके ऊपर विचार विमर्श कर लो और इस पे आके चर्चा करके मुझे बताना। फिर अब ही विल अपॉइंट चीफ मिनिस्टर, बाकी मिनिस्टर्स, ही विल अपॉइंट एडवोकेट जनरल, ही विल अपॉइंट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। यहां पे एक ट्रिक है मैं बताऊंगा आगे इस जगह पे। ठीक है, अब ही विल अपॉइंट द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस। आपका प्लान बी, बहुतों का प्लान बी होता है स्टेट की पीसीएस सर्विस। ठीक है, ही विल अपॉइंट द वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी इन द स्टेट। ये सारे काम करेंगे, ये सारे काम करेंगे। अब जो एडवोकेट जनरल होंगे, ही विल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। जो स्टेट के जो गवर्नर है, जो स्टेट के गवर्नर है जिन्होंने जिसको भी अपॉइंट किया है एडवोकेट जनरल होंगे, जो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं कई सारे सुप्रीम कोर्ट्स में, कई सारे हाई कोर्ट्स में जाके स्टेट की बातें करके आते हैं। स्टेट के खिलाफ अगर कोई केस चल रहा है यूपी के खिलाफ किसी और कोई बड़ी जगह पे, तब क्या होगा उस समय पे एडवोकेट जनरल जाते हैं। एडवोकेट जनरल सलाह भी देते हैं बहुत बार कि सॉरी ऐसा नहीं करना था, ये नहीं कर सकते, ये हमारी पावर नहीं है, या हमको ये हटाने का भी हक नहीं है। अब जो मैंने आपको बताई थी ट्रिक, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होंगे ये अपॉइंट तो करेंगे गवर्नर साहब, पर इनका जो रिमूवल होगा ही कैन बी रिमूव्ड ओनली इन द मैनर एंड ऑन द लाइक ग्राउंड्स एज अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट। ठीक है, हो गया कि जैसे हाई कोर्ट के जज आप रिमूव करोगे वैसे ही स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करोगे। दूसरा, जो चेयरमैन और मेंबर्स होते हैं एसपीएससी के स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, वो अपॉइंट तो करेंगे गवर्नर साहब, ठीक है, पर वो रिमूव किए जाएंगे ओनली बाय द प्रेसिडेंट एंड नॉट बाय द गवर्नर। उनका रिमूवल किसी स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन का या उनके बाकी मेंबर्स का, उनका रिमूवल अगर करना है हायर अथॉरिटी पे जाओ, ऊंचे पे जाओ, वहां जाओ। क्यों? इसके पीछे रीजनिंग ये है क्योंकि यूपीएससी या एसपीएससी जो होते हैं ये स्टेट के तंत्र को रिक्रूट करते हैं। अब अगर कोई सीएम कहता है कि देखो ऐसा है, मुझे इस स्टेट का जो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन है यार वो बहुत टफ पेपर बनाता है, मैं चाहता हूं पेपर आसान बन जाए, मेरे स्टेट के बच्चे जल्दी सिलेक्ट हो जाएंगे, वो बच्चे आ जाएंगे। दिस इज नॉट फेयर, दिस इज इररिस्पांसिबली रॉन्ग। व्हाई? क्योंकि हमें एक ऐसे वेल टैलेंटेड, हमें एक प्रीमियम क्वालिटी के बच्चे चाहिए जो जिनको पूरी नॉलेज हो, जिनको स्टेट संभालना आता हो। अगर वहां पे हमने डील दे दी और हमने डील देके हमने कहा कि सर अगर आप चेयरमैन हमारी बात मानो तो हमको हटा दें, अब ये अगर हटवाने वाली बात है, हटाने वाली बात जाएगी प्रेसिडेंट के पास, सेंटर के पास, सेंटर में फिर सेंटर कंसल्ट करेगा यूपीएससी से भी, सेंटर कंसल्ट करेगा क्या पता जुडिशरी से भी, सेंटर कंसल्ट करेगा और हायर कमीशन से और लोगों से, ऑफिस सेंटर बोलेगा राष्ट्रपति जी को या तो हटाओ या नहीं हटाओ, बताओ आगे बताओ, हम तो नहीं करेंगे आप हटाओ। ये तो स्टेट जो पागल हो गया, इन्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो खाली ऐसी बातें कर रहा है कि बस अब किसी का सिलेक्शन हो जाए, नहीं ऐसे नहीं कर रहा है। तो जो इनका अपॉइंटमेंट भले कर रहे गवर्नर साहब, पर इनका रिमूवल करेंगे इनसे बड़ी बॉडी, इनसे हायर बॉडी, राष्ट्रपति जी। ठीक है, बात समझ में आ गई या शांत। अब आगे चलो, इनके कानून बनाने वाली पावर ये क्या है सर? ही कैन समन और प्रोरोग, बुला सकते हैं और भगा सकते हैं इसको, हाउस को, स्टेट लेजिस्लेचर को, और ये डिसॉल्व भी कर सकते हैं स्टेट असेंबली को। बोल सकते हैं जाओ ऐसे हो गया, अब नए इलेक्शन होंगे, अब आपसे बात नहीं करनी है, आपका कार्यकाल आज मैं यहीं खत्म करता हूं, सॉरी ऑल द बेस्ट, हटा दें। एंड ही विल एड्रेस द स्टेट लेजिस्लेचर एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन। जब स्टेट में इलेक्शन होते हैं, स्टेट विधानसभा चुनाव होगा, इसके बाद जब नई विधानसभा चुन के आई, सबके सब आगे बैठ गए वहां पे, जैसे यूपी में 401 सीट है विधानसभा में, तो ये लोग जब आके यहां बैठे पहली बार, इन्होंने बोला कि हम तो चुन के आ गए, नए एमएलए हम तो एक जिले से 3 एमएलए यहां से आए, 3 एमएलए वहां से आए, 6 एमएलए आए। तो इस समय जब नए लोग आए हैं तब उस समय पहला जो सेशन होगा उस पे वहां पे अभिभाषण दिया जाता है गवर्नर साहब। अब इसके बाद ही विल सेंड मैसेज टू हाउसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, या तो कहीं किसी स्टेट में विधानसभा होती है, किसी स्टेट में विधानसभा विधान परिषद दोनों होते हैं, तो ही विल सेंड मैसेजेस टू द हाउसेस विद रिस्पेक्ट टू अ बिल पेंडिंग इन दिस लेजिस्लेशन। भाई तुम लोगों ने कब से वो बिल पड़े रखा है वहां पे, उसको पारित करके मेरे पास लाओ जल्दी, जरूरी है वो बिल, क्या वो बिल अगर आप लैप्स कर रहे हो उस बिल को खत्म कर रहे हो, कारण बताओ मुझे क्या बात है, क्यों कर रहे हो? ही विल अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली टू प्रिसाइड ओवर इट्स प्रोसीडिंग्स, जैसे ऊपर सेंटर में होता है सेम टू सेम, गवर्नर विल अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के किसी मेंबर को आप बनाते हो जब ऑफिस ऑफ बोथ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर जब खाली होता है, सेम होता है एसएलसी में, एसएलसी यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो वहां पे भी गवर्नर साहब ही फिर अपॉइंट करते हैं कि अभी यहां पे डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, स्पीकर तो रहे ही नहीं, अब उस समय अगर खाली है तो उस समय कौन प्रिसाइड करे, कौन इस क्लास का मॉनिटर बने। अब ही विल नॉमिनेट 1/6, याद रखना 1/6 ऑफ द टोटल लिख देता हूं मैं, ठीक है, जितनी टोटल स्ट्रेंथ है विधान परिषद की, लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद की, उसकी टोटल में से 1/6 हिस्सा, 1/6 हिस्सा ही विल अपॉइंट फ्रॉम अमंगस्ट नॉर्मल जनता, अमंगस्ट पर्संस हैविंग स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन दीस फील्ड। क्या फील्ड है? राष्ट्रपति के पास एक पावर होती है, वो नॉमिनेट करते हैं, राज्यसभा में कितने मेंबर्स, राज्यसभा में टोटल कितने मेंबर करते हैं नॉमिनेट, ठीक है। ऐसे ही गवर्नर साहब हर स्टेट के अपने विधान परिषदों में जहां विधान परिषद है वहां पे अपॉइंटमेंट करते हैं ऐसे लोगों का जिनका काफी योगदान रहा हो कोऑपरेटिव मूवमेंट में, जिनका योगदान रहा हो लिटरेचर में, आर्ट में, साइंस में, सोशल सर्विस में। इनमें से एक चीज है जो प्रेसिडेंट वाले मामले में, राज्यसभा वाले मामले में लागू नहीं होती है, कौन सी है? ठीक है, ये हो गया। अब गवर्नर साहब इसके बाद क्या कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? ही विल नॉमिनेट वन मेंबर ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, 104वां अमेंडमेंट, ये हमने हटा दिया था। तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी क्या हुई? वही जो अंग्रेजों के आज उनके वंशज हैं, तो इन लोगों के लिए हमने एक सीट रखी हुई थी यहाँ पे विधानसभा में। अब विधानसभा में एक सीट होती थी, गवर्नर साहब कहते थे कि मैं चाहता हूं आपकी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी में से फलाने व्यक्ति जो है वो विधानसभा में आके बैठा करें, नॉमिनेट हो जाए। हमने कहा 2019 में इसकी हमें जरूरत नहीं है, सॉरी खत्म करो इसको। अब ही विल डिसाइड ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। आई बात समझ में? इलेक्शन कमीशन से विचार विमर्श करेंगे कि क्या जो फलाना मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए जो भी हो, ये एमएलए क्या इनको डिस्क्वालीफाई करूं मैं, एक्चुअल लग रहा है, सही लग रहा है इनका ग्राउंड, तो इलेक्शन कमीशन इनको हिदायत देगा सर हां केस बन रहा है इनके खिलाफ, हटा दीजिए, ठीक है। नाउ प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन, ये अध्यादेश भी पारित करते हैं। अध्यादेश माने जब किसी हाउस से कोई बिल पास होकर नहीं आया, हाउस सेशन में भी नहीं रहा था, जब हाउस नहीं है सेशन में लेकिन कोई कानून बनाने की जरूरत है, क्या किया जाए? ऐसे में गवर्नर साहब को सीएम साहब बोल देंगे सर मैंने एक ऑर्डर भेजा है, ये आपके घर पहुंच रहा होगा, इस ऑर्डर पर साइन कर देना, फिर ये ऑर्डर बन जाएगा ऑर्डिनेंस। और आपके हम बोलेंगे फिर कि हमारे स्टेट में अभी गवर्नर साहब ने एक ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया है क्योंकि मेरी विधानसभा सेशन में नहीं है, विधानसभा होती तो मैं उन्हीं से काम करवा लेता, नहीं है तो अभी आप कर दो। अब ये जो ऑर्डर हुआ है, ये ऑर्डिनेंस पारित हुआ है, ये जब भी विधानसभा अगली बार मिलेगी तब 6 वीक्स के अंदर, 6 हफ्ते के अंदर इसको पारित होना पड़ेगा अपने विधानसभा से। विधानसभा नहीं है पर कभी तो विधानसभा आएगी, ठीक है, जब आएगी तब क्या होगा कि विधानसभा कहेगी लाओ वो जो ऑर्डिनेंस पारित किया था उन्होंने गवर्नर साहब ने, उसको जरा देखें। अभी वो कहेंगे अरे तो बहुत खराब था, अब उसको वही के वही रद्द कर दिया, खत्म कर दिया। क्या वो ये कह सकते हैं कि हां ये ऑर्डर ठीक तो है पर इस पर विचार हम और करेंगे, ऑर्डर पे थोड़ा सोच लेते हैं। अब अगर 6 हफ्ते हो गए, विधानसभा आ चुकी है वापस और 6 हफ्ते बीत गए और इन्होंने साइन नहीं किया, उस पर खत्म हो गया, ऑर्डर गया। अब 6 हफ्ते के अंदर उसको पास होना पड़ेगा, उससे पहले राज्यपाल साहब हो सकता है अपने ऑर्डर को विड्रॉ कर ले, कहते हैं कि मैं नहीं बहुत हो गया वापस ले आए। ऐसा ही कुछ लफड़ा हुआ था 1986 में ऑफ कोर्स बिहार में। तो क्या हुआ कि इसी बात का केस था ये, इसमें 13-14 साल 67 से 81 तक क्या हो रहा था कि गवर्नर साहब के ऑफिस से ऑर्डिनेंस पारित हो रहे, खूब पारित हुए, कितने ऑर्डिनेंस पारित हुए, 250 से ज्यादा ऑर्डिनेंस पारित हुए, 250 से ज्यादा, मतलब जो एक्चुअली में विधेयक बनने थे, कानून बनने थे, वो तो नहीं बने। पर क्या हो रहा है कि सीएम साहब ने गवर्नर साहब की मंजूरी के साथ ऑर्डिनेंस खूब पारित किए 13-14 सालों में, खूब किए। अब ये जब इतना हो गया ना, तो अब ऑर्डिनेंस क्या हो रहा है, एंड ऑल दीस वर केप्ट इन फोर्स, लागू चल रहे हैं फॉर पीरियड्स रेंजिंग फ्रॉम 1 साल से लेकर 14 साल तक बाय रीप्रोमलगेटिंग टाइम टू टाइम। एक बार आया ऑर्डिनेंस, विधानसभा ने इसको बंद करो, इसको बंद कर दिया, ठीक है। विधानसभा घर पे गई, अपने वापस छुट्टी हो गई 2-4 महीने की, इसके बाद तुरंत ऑर्डिनेंस पारित कर दिया, उसको वापस कानून लगा दिया। विधानसभा ने कहा तो फिर ले इसको, हां ठीक है नहीं, विधानसभा चली गई, फिर वापस विधानसभा चली गई, गवर्नर साहब ने फिर से उसको मंजूरी दे दी ऑर्डिनेंस को, ऐसे चलता ही खूब चला। फिर बिहार में ये चीज हुई, इसके बाद केस गया सुप्रीम कोर्ट ने कहा अरे भैया ये आप क्या कर बैठे हो यहाँ, मतलब आप कानून बनाने के लिए आप लोग चुनवा के भेजते हो ना विधानसभा में, आपने ये क्या किया है? 250 से ज्यादा ऑर्डिनेंस पारित कर दिया आपने 13-14 साल तक, और कुछ ऑर्डिनेंस की रेंज चल रही है 14-14 साल, मतलब ना वो विधानसभा की असेंबली से पारित हो रहा है, ना वो एक्चुअल लोगों के जनता के प्रतिनिधियों से पारित हो रहा है, तो बस आप लोगों की सहमति से चल रहा है यार, ऐसे नहीं चलेगा। तो कोर्ट ने बोला कि सक्सेसिव
रीप्रोमलगेशन जो हो रहा है ऑफ ऑर्डिनेंस विद द सेम टेक्स्ट, कुछ बदलाव नहीं कर रहे, वही का वही वापस से बैक टू बैक अगर आप ये कर रहे हो, देन इसका मतलब है दिस अमाउंट्स टू वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या आपने डेमोक्रेसी की ही ऐसी तैसी कर दी, क्या आपने डेमोक्रेसी को बोला दत्तरी हम नहीं कर रहे, हम अपने मन से करेंगे, ये नहीं करना है। और ये ऐसे जो रीप्रोमलगेशन होंगे दे आर लायबल टू बी स्ट्रक डाउन, ये गलत है, ये थोड़ी आप करोगे। अब तो विधानसभा क्यों है, विधानसभा हटा दो, जब आप विधानसभा की कुछ सोचते ही नहीं हो, विधानसभा आई, विधानसभा मना कर दिया ऑर्डिनेंस को, आपने कहा ठीक है 2 महीने सुन लिया आपने, तो विधानसभा सेशन में जाते ही आपने कहा गवर्नर साहब और तुरंत साइन कर दिया, ऐसे नहीं चलना है, ऐसे थोड़ी होगा। इट हेल्ड दैट द एक्सेप्शनल पावर ऑफ लॉ मेकिंग थ्रू ऑर्डिनेंस, जो ऑर्डिनेंस के थ्रू जो एक्सेप्शनल लॉ पावर है, जो इनकी लेजिस्लेटिव पावर है, ये पावर नॉर्मल नहीं है, ये पावर एक्सेप्शनल है, ये पावर रोज की नहीं है, सुबह सुबह उठे ऑर्डिनेंस एक और, कल उठे एक और दूसरा ऑर्डिनेंस, तीसरा ऑर्डिनेंस, 250 ज्यादा 256। अब क्या हो रहा है कि ऐसे ऑर्डिनेंस क्या हो रहा है, ये बिल्कुल जरूरत नहीं है इनकी, एंड दे आर टू बी यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट टू लेजिस्लेटिव प्रोसेस। ये रोजमर्रा के काम मत करना, अगर करोगे तो फिर हम इसको पकड़ के आपको सही भी करेंगे, ठीक है, ये बोला गया। अब गवर्नर साहब जब अपनी लेजिस्लेटिव पावर दिखाते हुए, जब स्टेट फाइनेंस कमीशन जो होता है, जैसे फाइनेंस कमीशन होता है सेंटर का, फिर ऐसे ही एक होता है स्टेट फाइनेंस कमीशन, उनकी भी रिपोर्टें होती है, स्टेट की पीएससी की रिपोर्ट होती है, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट होती है उसको ये स्टेट की विधानसभा में टेबल करवाते हैं, सबको देते हैं, पढ़ो जरा सबके साथ, देखो कितना खर्चा करके लाए आप लोग, कितना आप लोगों ने कितना ज्यादा आप लोगों ने पैसा वेस्ट किया, इसको आपसे नहीं होना चाहिए। अब गवर्नर साहब उसको ले डाउन करवाते हैं। अब आई विधेयक बनने वाली बात, बिल वाली बात, जब बिल कोई विधेयक जब इनके पास जाता है, अब क्या हो रहा है कि गवर्नर साहब के पास, अब उनके पास वो स्टेट से पास होकर आ चुका है, ठीक है, 3 ऑप्शन है, क्या है, पहला तो वो अपनी मंजूरी दे दें, हां ठीक है, क्या वो अपनी मंजूरी ना दे, लो नहीं दी, तीसरी इसके बाद एक आया कि ही कैन रिटर्न द बिल, दे दिया, वापस दे दिया इनको, नॉट ए मनी बिल, ठीक है, फॉर कंसीडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, अगर बिल दोबारा पास होकर वापस इनके पास आया तब तो गवर्नर हैज टू गिव हिज असेंट। चौथे केस में जो सबसे ट्रिकी है, सबसे ज्यादा बार यूज होता हुआ देखा गया है, वो है कि रिजर्व द बिल फॉर द कंसीडरेशन ऑफ द सेंटर प्रेसिडेंट, ऊपर जाके भेज दिया, स्टेट का काम था, स्टेट ने पारित करना था, स्टेट को एक्ट बनाना था, उसको स्टेट का काम को उन्होंने कहा कि हाई कमांड से बात करेंगे, सेंटर से बात करेंगे, हो गया। अब यही चीज टोली सोराब जी इन्होंने अपनी किताब में ऐसी चीज लिख के दी है, बहुत अच्छी चीज, ये पता कौन थे हमारे टोली सोराब जी, इनके बारे में पता करना, ये हमारे देश के कौन थे, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि ऐसा है कि आप अगर गवर्नर साहब अगर कभी बिल को रिजर्व कर रहे हैं, तब ये क्यों रिजर्व कर रहे हैं, पहली बात तो ये देखो, ये रिजर्व तब करें अपने बिल को राष्ट्रपति की सहमति के लिए जब वो बिल जो है वो अल्ट्रा वायरस हो या अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो, ठीक बात है। अगर आप बिल्कुल उल्टा सीधा काम करने जा रहे हो संविधान के खिलाफ, तो कैसे उसको पास ऐसे उसको पारित कर दूं मैं, नहीं करूंगा। दूसरा, जब दैट बिल जो ये बिल है इट इज अपोज्ड टू द डीपीएसपी, ये वो डीपीएसपी के अगेंस्ट जा रहा है, डीपीएसपी क्या कहता है कि स्टेट को वेलफेयर स्टेट की तरफ बढ़ने का प्रयास करना है, और वेलफेयर स्टेट के अगेंस्ट आप जान नहीं रहे हो, आप तो पता नहीं कहां जा रहे हो, आप उसका क्वेश्चन में जा रहे हो। व्हेन द बिल इज अगेंस्ट द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, जब एक बिल है और वो लार्जर इंटरेस्ट जो देश के बड़े ग्रेटर गुड के अगेंस्ट जा रहा है वो बिल, तो तब उसको बोल दो कि सर ये राष्ट्रपति को जाएगा, उसमें पूछो राष्ट्रपति जी। अब अगर उस बिल का कोई ग्रेव नेशनल इंपॉर्टेंस हो, उस बिल का जो इंपॉर्टेंस है वो नेशनल लेवल की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस, मान लो कोई अगर एक बिल है और स्टेट सरकार कहती है कि इस बिल में क्या है कि जो पेट्रोल की प्राइस है मेरे स्टेट में वो हो जाएगी 3000 रुपए पर लीटर, सारा टैक्स में स्टेट कहेगा क्या, फिर से बोलना, तो स्टेट ने कहा कि हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम सारे पेट्रोल पे टैक्स बढ़ाएंगे, इतना 3000 रुपए पर लीटर कॉस्ट कर देंगे, सेंटर कहेगा 1 मिनट रुको अभी बता, एक महीना देना, अभी बता रहे, रुक जाओ अभी करते हैं, फिर वो बिल चला जाएगा सेंटर के। अब डीलिंग विद कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल, ऑफ कोर्स आर्टिकल व्हाट, मैंने आर्टिकल जानबूझ के हटाया से, कौन सा आर्टिकल है जो कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात करता है, अंडर आर्टिकल डैश डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सामने प्लीज मत करना, ये आंसर आपको पता होना चाहिए कौन सा आर्टिकल, ठीक है। अब ऐसा एक केस और है, इसमें बोला जाएगा इन वन केस सच रिजर्वेशन इज ऑब्लिगेट, तब जब आपको रिजर्वेशन उसको रखना ही हो राष्ट्रपति के लिए, कौन से केस में, जब बिल जो है जो पास हो चुका है स्टेट की विधानसभा से, इट एंडेंजर्स द पोजीशन ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट, याद रखना ये जब स्टेट हाई कोर्ट की पोजीशन खतरे में होने वाली है, स्टेट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा हो कि सर ये जो बिल पास कर रहे हैं जो आपके पास आने वाला है, इस बिल में पता क्या है, बोलेंगे क्या है, इस बिल में है कि स्टेट हाई कोर्ट अब से जितने इसमें जजेस हैं इसमें से खाली जज हटा दिए जाएंगे, इसके खाली केवल 3 जज रहेंगे, तो उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हो, उन्होंने कहा हां, तब उस समय स्टेट हाई कोर्ट की पोजीशन जो है खतरे में है। अब ऐसा बिल को तो रिजर्वेशन फॉर द प्रेसिडेंट रखना ही पड़ेगा, ऑब्लिगेटरी है, दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है, ये सारी बात है। अब इनकी फाइनेंशियल पावर देखो आगे चल, फाइनेंशियल पावर क्या है कि प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है इनकी फॉर मनी बिल, ठीक बात है, मनी बिल में इनकी सहमति चाहिए, इनकी मंजूरी चाहिए पहले से, कि मनी बिल को टेबल कर रहे हो विधानसभा में, तो मनी बिल के लिए पहले इनसे रिकमेंडेशन लेके आओ गवर्नर साहब की, प्रायर रिकमेंडेशन फॉर डिमांड फॉर ग्रांट, जब सरकार को पैसा चाहिए होता है अलग से अपने फंड में से, और सरकार कहती है सर हमने ये बजट में बोला था पर हमें इसका पैसा एडवांस में, अब ऐसे पैसे के लिए क्या होगा, गवर्नर साहब को पहले से रिकमेंडेशन लेके आओ, गवर्नर साहब का रिकमेंडेशन है दैट मींस सेंटर को खबर है क्या हो रहा है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूट स्टेट फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 ईयर, ये करते हैं गवर्नर साहब, हर स्टेट का जो वित्त आयोग होता है जो सारे उनकी आर्थिक स्थिति की बात करता है, तो स्टेट के फाइनेंस कमीशन को का सारा कॉन्स्टिट्यूशन हर 5 साल में करवाता है, ठीक है, टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत एंड द म्युनिसिपल, यानी कि क्या बात हो रही है यहाँ पे, ये बात हो रही है लोकल सेल गवर्नमेंट, ठीक है, ये बात हो रही है लोकल लेवल पे जो सरकार चल रही है, यानी कि पंचायत हो चाहे म्युनिसिपैलिटीज हो, नगर निगम, नगर कॉर्पोरेशन, जितने नगर पालिका हमारी या ग्राम पंचायत ग्राम सभा जितनी हमारी लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट चलती है, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, क्योंकि इनको पैसा जाता है। अब इनको पैसा जाता है इसके लिए फाइनेंस कमीशन को हर साल ये हर 5 साल में ये रिव्यू करवाते हैं, बनवा के सर देखना जरा, अब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टेट बजट ये पेश करवाते हैं लेट बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर गवर्नर साहब हमारे। इसके बाद मेक एडवांसेस आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया ऑफ द स्टेट, हर स्टेट का जैसा इंडिया का होता है, जो इंडिया का अपना एक होता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, उसमें क्या होता है उस पैसे को निकालते नहीं कभी भी, उस कंटिजेंसी फंड की चाबी इसके पास होती है, आप में से एक बहुत बड़े ऑफिसर के पास होती है, ठीक है। तो कंटिजेंसी फंड जो होगा हर स्टेट का भी होता है, स्टेट ने अपना कुछ जैसे छोटे से तकिए के नीचे अपने पैसे रखे हुए हैं, बोल दिया कि इस पैसे को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा कभी भी, जब तक बहुत जरूरत नहीं पड़ी, जब तक कोई कंटिजेंसी नहीं आ गई देश में, जब तक कोई आपदा वाली स्थिति नहीं हो, तब तक मैं इस पैसे को सवाल करूंगा, इसको मैं टच नहीं करूंगा, ठीक है। अगर इसमें से पैसा निकालना है देन ही कैन, पर उनकी रिकमेंडेशन चाहिए होती है, ही कैन मेक एडवांस आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे अब जुडिशियल पावर इनकी न्यायिक पावर भी कुछ ये क्या है कि ही कैन ग्रांट पार्डन्स, रिप्रीव्स, रिस्पाइट्स, रेमिशंस, ये सारी के सारे टर्म्स हैं, पढ़ेंगे इनको। अब ऑफ पनिशमेंट और सस्पेंड, रेमिट, कम्यूट द सेंटेंस, इतने ऐसे जो सजाएं मिलती हैं कोर्टों द्वारा, तो ऑफ सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू मैटर टू विच एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड, ठीक है। अगर स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर है उस पे कानून बनाने की और कानून तोड़ने वाले को सजा देने की, चाहे किसी भी लॉ के ऊपर हो और उसको सजा मिली हुई हो, तब जो हमारे राज्यपाल साहब होंगे वो उस पावर को अपनी पावर यूज कर सकते हैं और उस सेंटेंस को उस सजा को पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट, रेमिट कर सकते हैं, या उस सजा को वो सस्पेंड भी कर सकते हैं, रेमिट भी कर सकते हैं और अपना कम्यूट भी कर सकते हैं। क्या है पार्डन मींस ऑफ कोर्स कंप्लीट फ्री, एक्विट होगा सीधे। अब एक्विटल अभी हाल में चर्चा में है क्योंकि आपको पता होगा एक बहुत ज्यादा दर्दनाक एक किस्सा हुआ था कई साल पहले, अराउंड 15-20 साल पहले, इसको हम बोलते थे निठारी कांड। तो निठारी कांड में 2 आरोपी थे, उनका कन्फेशन भी था, सीबीआई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट सबने सजा भी दी और सबूत भी थे, सब कुछ थे। तो कल ही जब हमने अपना चैप्टर पढ़ा था, उस चैप्टर के आते ही हमें समझ में आ गया, पीआई पढ़ते ही कि अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि हम इनकी सजा को एक्विट कर रहे हैं, हम इनको एक्विट कर रहे हैं। और ये केस अभी और आगे जाएगा, सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा, और ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर अब फ्री हो गए, नहीं, अभी 12 से 16 केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं, उनमें से 2 केस के ऊपर उनको एक्विटल मिल गया, तो सजा तो उनको डेथ सेंटेंस मिली हुई, इसलिए ये वर्ड अभी चर्चा में है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो कम्यूटेशन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, कम्यूटेशन माने उसको बदल दिया, मतलब टफ पनिशमेंट को हमने आसान कर दिया, ठीक है। तो कठोर कारावास होता है, 10 साल की कठोर सजा, उसको हमने बोल दिया कठोर सजा नहीं नॉर्मल सजा, ठीक है। रेमिट करना, रेमिशन मतलब थोड़ा सा हवा देना, थोड़ी सांस देना, रिड्यूसिंग पीरियड विदाउट चेंजिंग द कैरेक्टर, 10 साल कठोर कारावास है, हमने कर दिया 5 साल कठोर कारावास। इसके बाद रिस्पाइट माने और राहत देना, लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल वन, अगर कोर्ट ने सजा दी है 20 साल की तो गवर्नर साहब ने उसको कम कर दी सजा। अब इसके बाद रिप्रीव करना मतलब स्टे ऑन द एग्जीक्यूशन स्पेशली डेथ, अगर सजाए मौत मिली हुई है खासकर, तब उनकी सजाए मौत पे स्टे लगाना, उसको बोला कि हमने उसको रिप्रीव कर दिया, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट व्हाइल अपॉइंटिंग जजेस ऑफ द कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट, कौन अपॉइंट कर रहा है, हाई कोर्ट जजेस को कौन कर रहा है, जो भी कर रहा है वो इनसे सलाह मशवरा कर रहा है गवर्नर साहब। गवर्नर साहब इज कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट, जब स्टेट हाई कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट होना होगा तो इनसे पूछा जा रहा होगा सर आपके वाले हाई कोर्ट में हम जज भेज रहे हैं, जैसे
अभी आपको मद्रास के गवर्नर, तो हम क्या कर रहे हैं, हम यूपी से 2 जजेस भेज रहे हैं जो जा रहे हैं मद्रास, देख लेना, बड़ा अच्छे जजेस हैं, ठीक है। अब मेक्स अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस इन कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट। उस स्टेट में जो हाई कोर्ट है, तो उस हाई कोर्ट में जजेस से, चीफ जस्टिस से वो सलाह मशवरा करते हैं और बोलते हैं जो लोअर कोर्ट्स हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, इनमें डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं, तो इन डिस्ट्रिक्ट जजेस का ट्रांसफर, इनकी जजेस की पोस्टिंग अपॉइंटमेंट जो होना है, बताओ क्या करनी है। फिर ही अपॉइंट्स द पर्सन्स ऑफ द जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट, पीसीएसजे, पीसीएसजे एग्जाम होता है, कुछ लोग, कुछ लॉयर्स होते हैं जो पीसीएस जुडिशियल सर्विस की तैयारी करते हैं, ठीक है, पीसीएस जुडिशरी, तो जो लोग उसमें अपॉइंट होते हैं अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट होते हैं एचजेएस, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज को छोड़ दो, बाकी जजेस और भी होते हैं, सीजेएम होते हैं, एडीजे कोर्ट होता है और भी सारी कोर्ट, तो इन सारे कोर्ट्स में क्या होगा, छोटे-छोटे जजेस होते हैं, जज होते हैं, अब उनका अपॉइंटमेंट अगर होना होगा स्टेट में, देन कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट एंड द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो एग्जाम तो ये कंडक्ट करा रहे हैं ना, पीसीएसजे का एग्जाम, ठीक है, ये होता है। अब आगे चलो, ये यहां पे हमारा कंपैरिजन शुरू होगा। कंपैरिजन कैसे कैसे, राष्ट्रपति जी का और राज्यपाल का, दोनों चीजों का हम कंपैरिजन करेंगे। कैसी कैसी कंपैरिजन, कंपेयरिंग पहले हम करेंगे वीटो पावर, फिर हम करेंगे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर और सारी पावर, ठीक है। तो कंपैरिजन है, ये बुक का आपका टेबल है, इसी को हम यूज करें। अब इसको देखो, क्या है कि जब ऑर्डिनरी बिल कोई आना है, ऑर्डिनरी बिल माने मनी बिल छोड़ दो, मनी बिल की बात मत करना, मनी बिल के आगे चलो, मनी बिल को छोड़ दो, उसके बाद हम देखेंगे अगर कोई ऑर्डिनरी बिल अगर पास हो गया है अपने हाउसेस से, पार्लियामेंट के, पारित हो चुका है, जब पारित हो गया है और या तो अपने हाउसेस से पारित हो जाए या जॉइंट सेशन से पारित हो जाए, राष्ट्रपति के पास जब ये आ चुका है फॉर हिज असेंट, ही हैज दीस ऑप्शंस, क्या क्या, पहला ऑप्शन हां दे दी अपनी, मंजूरी दे दी अपनी, सही है। दूसरा ऑप्शन ही में विथहोल्ड हिज असेंट, विथहोल्ड मतलब हां नहीं दी अपनी, बिल देखा, रख लिया अपने पास, शायद कुछ नहीं किया, बिल गया वो, ठीक है, उस बिल की वहीं हत्या हो गई। अब तीसरा, ही में रिटर्न द बिल, वापस भेज दिया हाउस को, दोबारा सोचो इस पे, फिर से ध्यान दो इस पे, आपने क्या लिख के लाए उसको, अगर हाउसेस ने उसको दोबारा पारित कर दिया, अब इसके पास, इनके पास कुछ नहीं है, फिर तो इनको मंजूरी अपनी देनी पड़ेगी, देन प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट टू द बिल, अगर बिल दोबारा इनके पास क्या रिकमेंडेशन तुमकी मान के या नहीं मान के, जैसे भी, ठीक है। इसका मतलब राष्ट्रपति के पास है सस्पेंसिव वीटो, ठीक है, सस्पेंसिव वीटो निकला इनका। यहां पे ऑर्डिनरी बिल जब होगा तब अपने लेजिस्लेटिव असेंबली से पारित हो जाएगा या दोनों हाउसेस के जो भी होते हैं किसी स्टेट में अपने बाइकैमरल लेजिस्लेचर होता है, एसएलए एसएलसी, ठीक है। जब यहां से पास हुआ, ही हैज 4 अल्टरनेटिव्स, यहां पे 3 निकले, यहां निकला एक और, ठीक है। पहला हां दे दी अपनी, दूसरा हां नहीं दी, बिल हत्या हो गई, बिल खत्म हो गया। तीसरा, अगर उन्होंने अपनी बिल को लौटा दिया वापस हाउसेस को, देन गवर्नर मस्ट गिव हिज असेंट टू द बिल, जब उनके पास दोबारा आएगा वो बिल से। अब चौथे केस में एक और है उनके पास, ही हैज द रिजर्वेशन, ही मे रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, यहां भेज देंगे सेंटर में, कहेंगे सर बड़ा काम है ये थोड़ा मुझे लग रहा है आपको इस पे सोच विचार करनी चाहिए, देखो क्या करना है, ये स्टेट क्या करने जा रहा है। अब जब ये बिल गया अपना स्टेट का इनके पास, व्हेन दिस स्टेट बिल इज रिजर्व्ड बाय द गवर्नर फॉर द प्रेसिडेंट, तो राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन है, राष्ट्रपति जी बोलेंगे हां बिल ठीक है जाने दो, ठीक है। अब अगर उन्होंने मंजूरी नहीं दी, उन्होंने बोला आई एम विथहोल्डिंग माय असेंट टू द बिल, अब वो बिल की हत्या हो गई, स्टेट से पास हो गया, गवर्नर ने बोला ये जा रहा है, राष्ट्रपति ने मना कर दिया, बिल खत्म हो गया, वहीं। तीसरा क्या होगा, ही मे रिटर्न द बिल, बिल वापस भेज दें फॉर द स्टेट हाउस टू कंसीडर। अब जब अगर ये बिल पास हो गया वापस हाउस से, अमेंडमेंट के साथ या अमेंडमेंट के बिना, तब और ये वापस गया प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट नहीं लौटाया है, अब प्रेसिडेंट चाहे तो दे चाहे ना दे, इज नॉट बाउंड टू गिव हिज असेंट टू द बिल, स्टेट के बिलों पे राष्ट्रपति का कोई वो नहीं है, देनी पड़ेगी। अगर ये सेंटर का बिल होता, पार्लियामेंट का बिल होता, तो इन्हें देनी पड़ जाती है, पर स्टेट है छोटा भाई, बोल दिया बस, ठीक है। यहां पर पढ़ते पढ़ते 6 महीने हो गए, पढ़ ही नहीं पाए, लो बिल वहीं हो गया, देन इसमें असेंट की जरूरत नहीं है, ही मे गिव हिज असेंट टू द बिल और विथहोल्ड हिज असेंट, नहीं दे रहे। अब याद करना, जब गवर्नर साहब ने अपना रिजर्वेशन दे दिया था बिल फॉर द कंसीडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ही विल नॉट हैव एनी फर्दर रोल, इनका काम खत्म हो गया, कोई इनका फर्दर रोल नहीं आगे। अब जो हाउस को बात करनी है वो राष्ट्रपति से करनी पड़ेगी, ठीक है, इन द इनैक्टमेंट ऑफ द बिल। अगर बिल इज रिटर्न बाय द प्रेसिडेंट फॉर द कंसीडरेशन ऑफ द हाउस, तो बिल वापस प्रेसिडेंट अगेन फॉर द प्रेसिडेंशियल असेंट ओनली। अब नहीं रहा, अब जब राज्यपाल ने पकड़ के बिल को भेज दिया राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति से ये बिल करना पड़ेगा। अब दिस मींस दैट द गवर्नर असेंट कोई इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, जरूरत नहीं है, हो गया, ओवर, ये बात है। अभी और आगे चलो, जब मनी बिल की बात है, अभी तो बात हो रही थी खाली ऑर्डिनरी बिल, जब मनी बिल की बात आएगी, एवरी मनी बिल आफ्टर इट इज पास बाय द पार्लियामेंट, राष्ट्रपति बच जाएगा उनकी हां ना सुनने के लिए, या तो वो अपनी हां दे दें या अपनी हां ना दें। पर अगर वो हां नहीं दे रहे फिर क्या हो रहा है, अगर वो हां नहीं दे रहे बिल वहां भी खत्म हो गया। और ये मनी बिल है, ये पैसे की बात करने जा रहा है, यानी कि ये बिल ऑलरेडी उनकी रिकमेंडेशन लेके आया था, अभी ये बिल टेबल हुआ था पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में वो बिल टेबल हुआ है, पार्लियामेंट से पास हुआ है, इन्होंने मना कर दिया, ऐसा थोड़ी होगा, नहीं, नॉर्मली ऐसा नहीं होता। नॉर्मली प्रेसिडेंट गिव्स हिज असेंट टू अ मनी बिल एज इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट विद प्रीवियस बाय रिकमेंडेशन ओनली, उन्हीं की मंजूरी थी। अब सेम चीज यहां पर, बिल्कुल सेम चीज यहां पर, ठीक है। तो एवरी मनी बिल जो स्टेट का होता है, अगर वो विधानसभा से पारित होकर आ गया है एंड इट इज प्रेजेंटेड टू द गवर्नर, उनकी मंजूरी के लिए उनके पास 3 ऑप्शन है, ही मे नॉट और ही मे रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट। लो मनी बिल को भी रख लिया गवर्नर सामने की जाएगा राष्ट्रपति के पास, फिर से लो और अटक गया बिल को। अब जब ये गवर्नर अपना दे रहे हैं, यहाँ पे इसमें एक ऑप्शन है कि वो ही कैन नॉट रिटर्न द मनी बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द लेजिस्लेचर। क्यों? क्योंकि इन्हीं की मंजूरी तो थी पहले इन्हीं से तो पूछ के गए थे सीएम साहब कि मैं बिल पेश कर दूं, कहां कर देना, बिल पेश होके आया, पारित होके आया, उन्होंने कहा नहीं नहीं बोलूंगा, ये गलत। अब जब आपने पहले हां बोला था, हम मना क्यों कर रहे हो यार, क्यों टाइम वेस्ट किया, ठीक है। नॉर्मली गवर्नर यूजुअली गिव्स हिज असेंट टू अ मनी बिल एज इट इज टेबल्ड, इट इज इंट्रोड्यूस्ड ओनली बाय हिज प्रायर रिकमेंडेशन, बस इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर इन्होंने क्या किया, तीसरा वाला काम कर दिया, ही मे रिजर्व द बिल फॉर द कंसीडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, तब क्या होने जाएगा कि मनी बिल चला गया राष्ट्रपति के पास, गवर्नर साहब से, गवर्नर साहब ने बोला कि सर ऐसा ही मैंने मनी बिल बोला था बुलाने के लिए, इन्होंने देखो क्या किया मेरे समझ में नहीं आ रहा, राष्ट्रपति से पूछ रहा है। अब राष्ट्रपति जी ही मे गिव हिज असेंट, लो या तो इन्होंने बोल दिया राष्ट्रपति ने हां ठीक है सही तो कर रहा है, तो क्यों रोक रहे हो। दूसरा ही मे विथहोल्ड, यहां पे ये विथहोल्ड कर सकते हैं, पहले तो मंजूरी दे दी, दूसरे में बोला कि हॉस्पिटल राष्ट्रपति जी ने कहा ऐसा है मैं इसकी हानि दूंगा, देन दिस बिल एंड्स, इस बिल का खात्मा हो चुका है, इस बिल की हत्या हो गई अब, ठीक है, एंड डज नॉट बिकम एन एक्ट, इसका नहीं होगा। राष्ट्रपति जी यहां पे ये नहीं बोलेंगे मनी बिल के लिए कि स्टेट को वापस जरा सोच लो, इस पे दोबारा पार करो, नहीं, यहां अगर असेंट नहीं दी दैट मींस द बिल एंड्स, खत्म हो गया। अब सेम चीज जब गवर्नर साहब ने राष्ट्रपति जी को दे दिया था ये बिल, इसका मतलब है गवर्नर साहब अब बीच में रोड़ा पत्थर नहीं बन सकता, ठीक है। अब क्या हो रहा है, गवर्नर रिजर्व मनी बिल फॉर द कंसीडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, दैट मींस ही विल नॉट हैव एनी फर्दर रोल इन द एनैक्टमेंट ऑफ द बिल, अब हो गया इनका, प्रेसिडेंट गिव्स हिज असेंट टू द बिल, इट बिकम्स एन एक्ट, अगर नहीं दी तो नहीं बनेगा। गवर्नर हैज, इट मींस द असेंट ऑफ द गवर्नर इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, इनका काम हो चुका है, अब इनसे कोई नहीं बात करने निकला, कोई नहीं बात कर रहा। अब जब अध्यादेश पारित करते हैं दोनों के दोनों, अध्यादेश पारित करते समय क्या हो रहा है, इन दोनों में कुछ पावर हैं, कुछ सिमिलर है, कुछ नहीं है। ही कैन प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, हाउस पार्लियामेंट जो होंगे सेशन में नहीं होंगे, अगर दोनों में से कोई भी हाउस सेशन में नहीं है, ठीक है। सेकंड प्रोविजन इंप्लाइज दैट एन ऑर्डिनेंस कैन आल्सो प्रोमलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट ओनली व्हेन वन हाउस इन सेशन बिकॉज़ अ लॉ कैन बी पास्ड बाय बोथ हाउसेस एंड नॉट बाय वन हाउस। क्यों? लोकसभा काल में 3 बार मिलेगी, ठीक है, मिल रही है, 3 बार मिलने के बीच में अगर कभी बीच में गैप है और राज्यसभा तो चली अपना काम करती रहती है, तो राज्यसभा अगर है, राज्यसभा कोई एक्ट बना देगी, नहीं बना सकती, दोनों हाउस से पारित होना पड़ेगा किसी भी कानून को बनने के लिए। अब अगर दोनों हाउस है नहीं, दोनों में से एक छुट्टी पे अपनी रिसर्च रखी है, अपनी इंटरवल रखा है, तो ऐसे में क्या हुआ, फिर पीएम बोलेंगे राष्ट्रपति से यार मुझे काम करना था यार, मैं फंस गया, राष्ट्रपति बोलेंगे लॉ ऑर्डिनेंस बना देता हूं, आप बनाओ कानून, मैं उसको साइन कर दूंगा, वो अध्यादेश बन गया, ठीक है। फिर अध्यादेश को के पास 6 हफ्ते हैं, वापस पार्लियामेंट जब वापस रिकन्वीन होगा, असेंबली होगा, 6 हफ्ते के अंदर उसको पारित होना पड़ेगा हाउस से, सेम कहानी है, ठीक है। ही कैन प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन द हाउसेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट इन सेशन, और या तो बाइकैमरल हो सकता है, किसी विधान परिषद होती है, किसी स्टेटों में, किसी स्टेटों में नहीं होती, या जब 2 हाउसेस जो हमारे सेशन में नहीं होती। तीसरा प्रोविजन क्या कहता है, एन ऑर्डिनेंस कैन प्रोमलगेटेड बाय द गवर्नर ओनली व्हेन वन हाउस इन केस बाइकैमरल और या फिर इज इन सेशन बिकॉज़ अ लॉ कैन बी पास्ड बाय बोथ हाउसेस एंड नॉट बाय वन हाउस, इनसे ना हो पाएगा, ठीक है। जब तक दोनों हाउसेस अपना उसको पारित नहीं करते हैं तब तक वो नहीं चलता। अब चलो प्रेसिडेंट, ही कैन प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन ही सैटिस्फाइड दैट सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट, आज सच्चाई, आज समय है कि मेरे एक ऑर्डिनेंस मेरे यहां से पारित हो, एक ऑर्डिनेंस अध्यादेश मेरे यहां से सिग्नेचर होकर चले जाए, एग्जिस्ट व्हिच रेंडर मी नेसेसरी फॉर मी टू टेक इमीडिएट एक्शन। हां मजबूरी है और समय की मांग है, वक्त की दरख्वास्त है, भाई मुझे ऑर्डिनेंस बनाना पड़ेगा। ही कैन प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन ही सैटिस्फाइड दैट सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट, आज समय का दस्तूर है जो भी है, ठीक है, मुझे इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा। आगे ऑर्डिनेंस में जो राष्ट्रपति की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है, इट इज कोएक्सटेंसिव, कोएक्सटेंसिव मतलब होता है, कोएक्सटेंसिव माने होता है कि पैरेलल। अब पैरेलल या बिल्कुल मतलब जिसे कहते हैं सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक आपका आप लोग साइंस एंड टेक में पढ़ते हो उस वर्ड को, तो
क्या होता है कि एक दूसरे के साथ ही चलते हैं, एक दूसरे के पास ही रहते हैं। अब जो इनकी पावर है टू मेक अमेंडमेंट, टू मेक ऑर्डिनेंस, टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, इट इज कोएक्सटेंसिव विद द पावर ऑफ द पार्लियामेंट। सेम पावर, मतलब इसका क्या है कि मैं वही कानूनों पे अपने इश्यूज, अपने ऑर्डिनेंस इशू करूंगा जिन कानूनों पे पार्लियामेंट कानून बनाती है, जिन टॉपिकों पे, ठीक है, उसी उन्हीं टॉपिकों पे मैं अपना अध्यादेश बनाऊंगा। अब अगर कानून पार्लियामेंट में नहीं बना सकती थी तो अध्यादेश उन चीजों पे नहीं बन सकता, ठीक है। ऑर्डिनेंस इशूड बाय मी एज प्रेसिडेंट हैज द सेम फोर्स एज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। बात है, कानून की ताकत होती है। अब यहां पे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज कोएक्सटेंसिव विद द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो स्टेट जिस प्रकार बना सकता था, स्टेट छोटा राज्य, वही उन्हीं टॉपिकों पे कानून बना सकता है, खाली गवर्नर अपने अध्यादेश के साथ। अब ऑर्डिनेंस इशूड बाय दिस गवर्नर, इसका भी सेम फोर्स होती है, सेम फोर्स होती है जैसी स्टेट के कानून की एक एक्ट की पावर, सेम कानून की पावर, ठीक है। आगे चलो। अब इसके बाद कंपेयरिंग ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, आगे इसमें क्या है कि इनका जो ऑर्डिनेंस है इट इज सब्जेक्टेड टू द सेम लिमिटेशंस एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट का जो एक्ट के ऊपर लिमिटेशन होती है कि संविधान के प्रावधानों के अगेंस्ट नहीं जाओगे और किसी और एकदम उल्टा सीधा काम नहीं करोगे। दिस मींस दैट एन ऑर्डिनेंस इशूड बाय हिम विल बी इनवैलिड टू द एक्सटेंट इट मेक्स एनी प्रोविजन व्हिच द पार्लियामेंट कैन नॉट मेक। बात प्रेसिडेंट कैन विथड्रॉ एन ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम, ये तो यहां भी सेम है, ठीक है। यहां भी ये दोनों का पॉइंट सेम है, दोनों सेम चल रहा है दोनों में। अब इसके बाद जो इनकी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है इज नॉट अ डिस्क्रेशनरी पावर, ये नहीं है ये खाली ऑर्डिनेंस अपना बनाते हैं जब पीएम इनसे कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था पीएम साहब कह रहे हैं सेशन में ही लोकसभा कैसे काम करो, सेम चीज यहां पे सीएम साहब कहते हैं सर गवर्नर साहब विधानसभा जो छुट्टी पे चली गई है, विधान परिषद में है ही नहीं, विधान परिषद नहीं है, विधानसभा छुट्टी पे, सर आप क्या चाहिए मुझे कानून बनवा देंगे। यहां पे ऑर्डिनेंस इशूड बाय मी एज प्रेसिडेंट शुड बी लेड बिफोर बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट व्हेन इट रिकन्वीन्स, व्हेन इट रीअसेंबल्स। जब इनकी वापस रीअसेंबली होगी, चाहे यहां पे विधान परिषद हो या ना हो, पर विधानसभा में तो जाएगा ही जाएगा वो हाउस, ठीक है। और विधान परिषद है, विधान परिषद में भी जाएगा, ठीक है। ऑर्डिनेंस इसको वहां से पास होना पड़ेगा, अपना टेस्ट पास करना पड़ेगा ना। और बचा ऑर्डिनेंस जब पास करते हैं राष्ट्रपति जी, अब इट सीजेस टू ऑपरेट ऑन द एक्सपायरी ऑफ 6 वीक्स फ्रॉम द रीअसेंबली। अगर पार्लियामेंट उसे पास नहीं किया, इट मे सीज टू ऑपरेट, और पहले भी अगर हाउस ने उसको रिजेक्ट कर दिया, हाउस ने बोला कि ये तो हम इसको डिसअप्रूव करते हैं, हम अपना रेजोल्यूशन पास करके बोल रहे हैं कि अध्यादेश जो पारित हुआ था बहुत ही बेवकूफ था, नहीं करना था अध्यादेश पारित, ठीक है। सेम चीज यहां पर भी है। एन ऑर्डिनेंस इशूड बाय हिम एज गवर्नर विल सीज टू एग्जिस्ट, विल सीज टू ऑपरेट ऑन द एक्सपायरी ऑफ 6 वीक्स फ्रॉम द रीअसेंबली ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इट मे सीज टू ऑपरेट इवन अर्लियर इफ अ रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग इट इज पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इज एग्रीड टू बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर दो वहां पे दो हाउसेस हैं, तो लखनऊ में दो हाउसेस हैं, विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है। विधान परिषद को भी हां बोलनी पड़ेगी, हां यस विधानसभा ने इस ऑर्डिनेंस को अगर रिजेक्ट किया है तो हमें हमारा मन तो वैसे नहीं है, पर ठीक है चलो वहां क्या अगर हो सकता है विधान परिषद मना करते नहीं भी करे, क्या पता। यहां पे इनको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए फॉर मेकिंग एन ऑर्डिनेंस, इनको कोई ज्यादा ऊपर से गाइडलाइन और वो सब नहीं आएंगी, ठीक है। राष्ट्रपति ऊपर कौन है, राष्ट्रपति ऊपर गाइडलाइन देने वाला कौन है, कोई नहीं, इनको नहीं चाहिए, इनको खाली पीएम की रजामंदी चाहिए, पीएम का नोटिस चाहिए यार पीएम रेडी है, और इन्हें चाहिए खाली एक सैटिस्फैक्शन, जरूरी है आज काम करना पड़ेगा, लोकसभा सेशन में नहीं है। यहां पे कुछ इंस्ट्रक्शंस है, यहां पे ये ऑर्डिनेंस नहीं बना सकते हैं उन केसेस में वो ऐसे 3 टॉपिक हैं, यहां पे राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए होती है। ऐसी अगर कोई बिल है जो कंटेनिंग द सेम प्रोविजन वुड हैव रिक्वायर्ड द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर कोई बिल है, ठीक है, वो बिल अगर स्टेट असेंबली से आता और वो बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए होती, तो ऐसे ऑर्डिनेंस, तो ऐसे ही वाले प्रोविजंस वाला अगर मुझे कोई ऑर्डिनेंस पास करना है, ऐसे बिल को मुझे राष्ट्रपति पूछना पड़ेगा एक बार, आएगा समझ में, नहीं आई समझ में, ठीक है। सुनो, तो ऐसा है कि अगर मान लो कोई बिल है, ये वो बिल, अब इस बिल, ये बिल अगर असेंबली से आता, स्टेट की किसी विधानसभा से आता, और ये बिल गवर्नर साहब कहते हैं ये तो राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए इसमें, तो ऐसे बिल जाता राष्ट्रपति के पास। अब अगर ये बिल नहीं आ पा रहा, ऐसा ये अध्यादेश आने वाला, सेम अध्यादेश, ठीक है, ये दोनों में कंटेंट सेम है, ठीक है, ऐसा अध्यादेश लाएंगे गवर्नर साहब बोलेंगे भाई अगर ये बिल आता तो ये जाता राष्ट्रपति के पास, पर अगर मुझे अध्यादेश लाना है सेम प्रोविजन वाला, तब भी मैं तब लाऊंगा जब मैं राष्ट्रपति से पूछ लूं, ठीक है। राष्ट्रपति का असेंट चाहिए होगा, राष्ट्रपति से इंस्ट्रक्शन चाहिए होगा इसके, ठीक है, सेंटर से इंस्ट्रक्शन चाहिए होगा। अगर इफ ही वुड हैव डीम्ड इट नेसेसरी, अगर ऐसा कोई बिल आता, स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं, इसको ऑर्डर कर देते हैं, तो अगर ये एक बिल है जो स्टेट से आ रहा था और ऐसा ही एक अध्यादेश है, कंटेंट दोनों में सेम है। अब अगर ये अध्यादेश ऐसे एक बिल के फॉर्म में होता, विधेयक के फॉर्म में, जो स्टेट विधानसभा पास करती, तो और उसको गवर्नर साहब कहते भाई ये तो राष्ट्रपति के लिए जाना है बिल, तो अगर इफ ही वुड हैव डीम्ड इट नेसेसरी टू रिजर्व अ बिल कंटेनिंग द सेम प्रोविजंस फॉर द कंसीडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, अब ऐसे में ये क्या करेंगे, ये प्रेसिडेंट से पूछेंगे पहले कि सर मुझे ऐसा बिल लाना, मुझे ऐसा ऑर्डिनेंस लाने के लिए कह रहे हैं सीएम साहब, बताओ अब क्या करूंगा मैं। अब इनको इंस्ट्रक्शन का वेट करना पड़ेगा राष्ट्रपति की। तीसरा, इफ एन एक्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर जो भी है कंटेनिंग द प्रोविजन, सेम प्रोविजन वुड हैव बीन इनवैलिड विदाउट प्रेसिडेंट का असेंट रिसीव। कुछ ऐसे एक्ट होते हैं लेजिस्लेटिव इनके स्टेट की विधानसभाओं के, जब उसमें राष्ट्रपति जी का मंजूरी चाहिए थी, इन्होंने मंजूरी ले ली तो ठीक है, मंजूरी नहीं मिली तो वो एक्ट जो है वो इनवैलिड करार होगा। अगर ऐसा ही एक्ट किसी विधेयक के फॉर्म में निकल के आने वाला था, तो विधेयक ऐसे निकल के आने वाला था जो राष्ट्रपति मंजूरी के बिना नहीं चल सकता था, तो उस विधेयक को, उस ऑर्डिनेंस को अब जाना पड़ेगा राष्ट्रपति से पहले इंस्ट्रक्शन लेने कि सर क्या ये ऑर्डिनेंस ऐसा पारित करवाऊं मैं, नहीं कराऊं। यहां वो इंस्ट्रक्शन की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि राष्ट्रपति इज द बिगेस्ट बॉस, राष्ट्रपति बॉस है, इनके ऊपर कोई कुछ नहीं, इनके ऊपर खाली भगवान है, ठीक है। तो अब राष्ट्रपति जी केवल और केवल पीएम की बात सुनेंगे कि आप चाहते हो ऐसा ऑर्डिनेंस लाना, ठीक है। बस यहां गवर्नर साहब के पास ऐसे 3 मौके हैं वेयर ही कैन नॉट मेक एन ऑर्डिनेंस विदाउट द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द प्रेसिडेंट इन 3 केसेस। 3 केस क्या है, इसको मैं बोल रहा हूं ये बिल है, ठीक है, ये एक ऑर्डिनेंस है, पर मैं दोनों में कंटेंट सेम बोल रहा हूं, ठीक है, दोनों में कंटेंट सेम चीज। अब एक तो जो है जो विधानसभा पास करती है, एक जो गवर्नर साहब ने अपने ताकत से अध्यादेश पारित करना था, कंटेंट दोनों का सेम है, दोनों अगर इनवैलिड होते, दोनों में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल दिक्कतें दिख रही थी, दोनों में अगर लग रहा था कि अगर ये बिल होता तो जाता राष्ट्रपति के असेंट के लिए, या अगर ये बिल जो है कुछ ऐसे प्रावधान इसमें थे जो कि राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए चाहिए थे, या अगर ये बिल होता तो मुझे ही लग जाता समझ के हां भाई ये तो बिल राष्ट्रपति के असेंट के लिए रिजर्व करना है। अगर ऐसा ही कोई ऑर्डिनेंस आ रहा है सेम केस में आपको राष्ट्रपति के पहले इंस्ट्रक्शन चाहिए क्योंकि विधानसभा नहीं है वहां इस समय। अब आगे चलो, मैं कह रहा हूं जब हम प्रेसिडेंट की पावर पढ़ते हैं माफी देने की, सजा माफ करने की, तब उसमें प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर हैं जो गवर्नर साहब के पास नहीं है। ऐसी राष्ट्रपति कैन पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट, रेमिट, सस्पेंड, कम्यूट द पनिशमेंट और सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट सेंट्रल लॉ। दे दिया, माफ कर दिया, खत्म कर दिया पनिशमेंट एकदम। तुम भले ही हत्या करके सब खुद ही जाके थाने में अरेस्ट हो गए और कोर्ट ने सब कुछ 302 304 सब लगा दिया आपके ऊपर, और कोर्ट ने उसके चार्जेस भी एक्सेप्ट कर लिए, सजा भी हो गई, उसके बाद भी हो सकता है राष्ट्रपति सजाए मौत को माफ करने का जो अधिकार है खाली राष्ट्रपति, ठीक है। यहां पे ही कैन पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट, रेमिट, सस्पेंड और कम्यूट द पनिशमेंट ऑफ सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी लॉ ऑफ स्टेट लॉ, ठीक है। ही कैन पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट, रेमिट और सस्पेंड, कम्यूट अ डेथ सेंटेंस, या नहीं है कुछ भी, या कुछ भी नहीं है। ही कैन नॉट पार्डन अ डेथ सेंटेंस, सॉरी, इवन इफ अ स्टेट लॉ प्रिस्क्राइब्स, ये इस पे डेथ सेंटेंस चाहिए होती है। पावर जो ग्रांट होगी, जो पावर है, जो पार्डन ग्रांट करने की पावर है राष्ट्रपति के पास, ठीक है, वो किसी के पास नहीं, बहुत ही बड़ी पावर, ठीक है। इसके बाद ही कैन पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट, सस्पेंड, कम्यूट और रेमिट, सारे वो सेंटेंस जो एक कोर्ट मार्शल मिलिट्री कोर्ट भी करती है, ठीक है। यहां मिलिट्री कोर्ट का कोई इनके ऊपर कोई इनके पास कोई पावर नहीं है जो कोर्ट मार्शल मिलिट्री कोर्ट के पास लगती है, ऊपर लग जाती है, नहीं लग सकती, सॉरी। आर्मी की जो कोर्ट होती है यहां से निकली हुई सजा अगर कोई होगी वो जाएगी सीधे राष्ट्रपति, अगर माफ करानी हो, ठीक है। यहां गवर्नर साहब कुछ नहीं, आप देखते रहो, कुछ नहीं हो सकता। अब कुछ ऐसे संविधान में प्रोविजंस हैं जो ये बता रहे हैं कि इनकी पावर क्या है। 154 कहता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द गवर्नर, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो गवर्नर के चेयर में है एंड इट शैल बी एक्जीक्यूटेड बाय हिम आइदर थ्रू हिम और थ्रू ऑफिसर्स डायरेक्टली सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और सिंबॉलिक पावर और सिंबॉलिक टेक्स्ट 63 गवर्नर हैज एक्सरसाइज हिज पावर एंड फंक्शंस विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो उनका हेडेड बाय द सीएम, ठीक है। तो इनका सीएम इनको बोलेगा, जैसे ये सीएम साहब, ठीक है, और ये गवर्नर साहब, तो सीएम साहब इनको एडवाइस करते हैं सर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने बोला है मेरे पूरे मंत्रिमंडल ने कि आपको परसों तक 3 फाइलों पर साइन करने, बोलेंगे हां ठीक है कर दूंगा, ठीक है, फाइल तो दे जाओ, बोलेंगे अच्छा ठीक है। आप कब नहीं करेंगे, जब इनके पास डिस्क्रेशन यूज करने का समय होता है, तब नहीं कर सकते। डिस्क्रेशन माने अपना विवेक होता है, मतलब मैं अपने मन से मैं सोच रहा हूं कि मुझे क्या करना है। कुछ ऐसे मौके होते हैं जब ये अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं और बोलते हैं कि अब मैं सीएम सुनूंगा ही नहीं, तो सीएम ही ना हो, सीएम नहीं हो तो कोई ठीक गवर्नर साहब ने मन करेंगे। अब 164 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पांसिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ आवर पार्लियामेंट्री सिस्टम। कोई आपसे पूछे कि हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम का आप बिल्कुल क्रंच में समरी बता दो एक लाइन में, आप कहना सर ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पांसिबल टू द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। सेंटर के लिए क्या है ऐसा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पांसिबल टू द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, टू द लोकसभा, वो कौन सा आर्टिकल है जो स्टेट के लिए है 164। सेंटर
थ्योरेटिकली कौन सा है सेम नाउ, ठीक है, बताना मुझे। अब आगे चलो, जो संवैधानिक पोजीशन है इनकी, इट डिफर्स फ्रॉम द प्रेसिडेंट इन द फॉलोइंग टू रिस्पेक्ट। कैसी कैसी? जब कॉन्स्टिट्यूशन जब इन्होंने सोचा था कि गवर्नर एक्टिंग एट टाइम्स इन डिस्कशन, राष्ट्रपति के पास कोई ऐसी डिस्कशन वाली पावर नहीं मिल पाई। राष्ट्रपति बहुत बड़ी कुर्सी, राष्ट्रपति की चेयर की इज्जत है, राष्ट्रपति मींस सबसे बड़ा। उनको अगर डिस्कशन दे दोगे, उनको अगर विवेक उनको दे दोगे, तो एक आदमी के पास पावर छोड़ रहे हो, और एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, ठीक है। राष्ट्रपति के पास एब्सोल्यूट पावर मत छोड़ो, डिस्कशन मत छोड़ो, पावर तो दे दो, ठीक है, पावर तो होनी भी चाहिए, पर विवेक आदमी, क्योंकि जब भी ऑफिस में जाओगे आप, तो अगर आपने विवेक इस्तेमाल किया और आपने सही से नहीं किया, बहुत कुछ डैमेज हो सकता है, ठीक है। गवर्नर साहब के पास कुछ डिस्कशंस हैं कि आप स्टेट के ही गवर्नर हो, इन दी एंड देश के नहीं हो प्रेसिडेंट। देश के प्रेसिडेंट को जो काम करना पड़ेगा वो काम वो करेंगे अपने पीएम की रजामंदी के साथ, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट ने बोला कि मिनिस्टर्स की जो एडवाइस होती है हैज बीन मेड बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, बट नो सच प्रोविजन हैज बीन मेड विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नर। 42nd अमेंडमेंट आया था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें बोला गया था कि ये जो आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल, तो उस आर्टिकल में राष्ट्रपति जी जब अपना विवेक का इस्तेमाल छोड़ देते हैं एंड मिनिस्ट्रियल एडवाइस पे ही काम करते हैं, तो मिनिस्ट्रियल एडवाइस होगी, उनके ऊपर बाइंडिंग होगी, उनको माननी पड़ेगी। अब ऐसी कोई प्रोविजन कभी गवर्नर साहब के लिए कोई लेके नहीं आया। गवर्नर साहब के लिए बोला आ रहा है, हां ठीक है, तुम्हें छोड़ो, पहले तो स्टेट की, पहले सेंट्रल बात करेंगे, ठीक है। गवर्नर के पास कुछ जो संवैधानिक डिस्कशन है वो कब है, जब वो अपना बिल, अपना जो उनकी विधानसभा ने बिल पारित करके उनको दिया, उस बिल को उन्होंने रख लिया राष्ट्रपति की मोहर के लिए, ये उनका डिस्कशन था, उनके मन की थी, उन्होंने सोचा कि मुझे करना है तो मैं करूंगा। दूसरा, जब रिकमेंडेशन फॉर द इंपोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल लगाना होता है स्टेट में, जब राष्ट्रपति शासन लगता है किसी स्टेट में, दैट मींस उनका अपना विवेक है, मैंने कब लेटर लिख दिया, राष्ट्रपति लिख दिया, पता ही नहीं हो किसी को। तीसरा, व्हाइल एक्सरसाइजिंग हिज फंक्शंस एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एनी एडजॉइनिंग यूटी, स्टेट है, स्टेट के बराबर में चिपकी हुई यूटी भी है छोटी सी, उस यूटी के भी वो एडमिनिस्ट्रेटर है। अब इन केस ऑफ एडिशनल चार्ज, इसे कहते हैं अतिरिक्त प्रभार। ये कुछ बच्चे जो अगर सरकारी कॉलेजों में होंगे तो उन्हें पता होगा कि ऐसे वार्डन्स होते हैं, वार्डन माने वो प्रोफेसर ही होते हैं। अब उन वार्डन्स को, जो प्रोफेसर थे, तो उनको उन प्रोफेसर को अतिरिक्त भार दिया गया था, अतिरिक्त प्रभार, मतलब इनको एडिशनल चार्ज मिला, इनको अलग से इनको अलग सर्विस मिली है कि आपके स्टेट के साथ साथ एक यूटी भी लगी है पीछे पीछे, देखो कौन सी यूटी है, उस यूटी के भी आपको एडमिनिस्ट्रेशन संभालना। व्हाइल एक्सरसाइजिंग हिज फंक्शंस एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन एडजॉइनिंग यूटी, अब उस यूटी में सीएम तो होंगे नहीं, ये होंगे गवर्नर साहब चुपके हुए, उन्हीं गवर्नर साहब का डिस्कशन अब यहां चल जाए कि उस यूटी में कैसे कौन काम करेगा, कौन अपॉइंट होगा, कौन जाएगा, कौन आएगा, सब ठीक है। अब ऐसे कुछ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होते हैं हमारे असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में, मिजोरम में, एमटीएम, ठीक है। इन चारों स्टेट्स में तो ऐसे कुछ जगह होती है जिनको हम बोलते हैं टीडीसी, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो इन काउंसिल्स को पैसा मिलता है खुद चलने के लिए, इस पैसा जो मिल रहा है चलने के लिए, इस पैसे का जो अमाउंट होगा वो तय किया जाता है गवर्नर साहब के डिस्कशन। गवर्नर साहब ने कह दिया कि ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, इस काउंसिल में ये ट्राइबल अपना एरिया है, कौन से स्टेट्स हैं जहां पर ट्राइबल्स हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, कौन से शेड्यूल में लिखा हुआ है, इस शेड्यूल की बात है, शेड्यूल भाई मेरे, अब तो गलती मत करना, ये 4 स्टेट्स के जिक्र हो रखा है इनमें, क्या शेड्यूल बताना मुझे कौन सा। फिर अब क्या हुआ कि इन जो इन स्टेट्स में जो टीडीसी है हमारे, ये क्या है एक्चुअली, टीडीसी है क्या, कुछ ऐसे एरिया है, कुछ बना दिए गए। असम में गुवाहाटी के साथ साथ पीछे कुछ और एक छोटा सा ये अपना डिस्ट्रिक्ट और, ठीक है। तो उन डिस्ट्रिक्ट को बोला गया कि सर ऐसा है, आप 2-3 डिस्ट्रिक्ट मिलकर आप बन जाओ एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, अपने आप से खुद ही एडमिनिस्ट्रेट करवाओ, अपने आप से खुद ही चलाओ, अपने आप से लाइन परमिट आप निकलवाओ, ठीक है। तो आपको चलाने के लिए पैसा भी हम देंगे, और जो पैसा हम देंगे गवर्नर साहब तय करेंगे, ठीक है। तो डिटरमाइनिंग द अमाउंट पेएबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये अपने सारे मिजोरम, टू एन ऑटोनोमस टीडीसी एज रॉयल्टी एक्रूइंग फ्रॉम लाइसेंसेस फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन। जब यहां से मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन होता है, क्योंकि ऐसे एरिया है, जंगली एरिया है, यहाँ बहुत ज्यादा खदानें हैं, बहुत ज्यादा खाने हैं, यहाँ पे यहां से कोई लेना होगा पैसा, अब उस पैसे का अमाउंट कौन तय कर रहा है, गवर्नर साहब। अब ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो सीएम से चाहिए इनको विद रिगार्ड टू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव मैटर्स ऑफ द स्टेट, तो ये इनका डिस्कशन, कौन सी चीजें चाहिए, कौन सा मैंने फाइलें मंगवानी है, कौन सी फाइलों पे काम करना है, वो सारी फाइलें सीएम से मंगवा लेते हैं। फिर गवर्नर के पास एक सिचुएशनल डिस्कशन, सिचुएशनल मीनिंग ये समय पे दिखा है, ये इसकी प्रोविडेंस है, ऐसा हुआ था पहले इसलिए लगा कि हां गवर्नर साहब के पास पावर है। क्या हुआ ये हुआ ऐसा कि अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम इसको करना है जब नो पार्टी हैज अ क्लियर कट मेजॉरिटी। अगर कोई पार्टी जीत गई, 4 में से 3 सीट जीत गई, तो फिर तो ठीक है, फिर तो कोई पार्टी जीत गई। ऐसी कभी कोई इलेक्शन होगा जिसमें किसी पार्टी के पास कोई एब्सोल्यूट क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं मिली, तब ऐसे में गवर्नर साहब का डिस्कशन है कि वो कौन सी पार्टीज को पूछते हैं, बताओ कि आपका कोई सीएम है, क्या आप में से कोई है नेता जो आगे सीएम बनके सरकार चला के दिखा सके। तो इस समय डिस्कशन दिखाते हैं अपना, और ये पता है कि अगर कोई सीएम की मान लो डेथ हो जाए और कोई ऑब्वियस सक्सेसर है नहीं, उत्तराधिकारी है नहीं, तब ऐसे में वो क्या कहते हैं, अब मैं चुनूंगा, मैं बताता हूं कौन है। फिर इसके बाद जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसमिस करना होगा, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्रिमंडल को डिसमिस करना होगा, क्योंकि इनके पास नहीं रही है विधानसभा का कॉन्फिडेंस, विधानसभा ने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया इनके ऊपर। अब इन्हें नहीं है कुछ भी कि अब है, विधानसभा ने कह दिया कि ये जो मंत्रिमंडल है, ये जो सरकार है, ये गई, हम पे विश्वास नहीं। दूसरा, जब मंत्रिमंडल ने अपनी मेजॉरिटी खो दी है, तब गवर्नर साहब डिसॉल्व कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं विधानसभा अपने विवेक की, ये पावर हो गई। गवर्नर ने कई ऐसी मतलब जो स्पेशल रिस्पांसिबिलिटी है टू डिस्चार्ज अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन इशूड बाय द प्रेसिडेंट, क्या निभाई है। अब ये डिस्कशन, ये जब भी काम करते हैं तो एक्ट्स ऑन द डिस्कशन ऑफ द सीएम लेड बाय सीएम, पर कुछ ऐसी स्पेशल रिस्पांसिबिलिटी इनको मिली थी ऐसे कुछ स्टेट्स के लिए, जब इन्होंने किया है एक एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड फॉर विदर्भ मराठवाड़ा। विदर्भ रीजन होता है महाराष्ट्र में, जैसे मान के चलते हैं ये महाराष्ट्र इंडिया में बनाते हैं, तो ये गुजरात है, अब ये गुजरात, ये इंडिया अपना साउथ, कैसे निकले हम, यहाँ गए अपना पूरा इंडिया ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे है हमारा गुजरात रीजन, यहाँ पे हमारा महाराष्ट्र रीजन, यहाँ पे हमारा कर्नाटक रीजन, ये थोड़ा केरला, ये थोड़ा सा तमिलनाडु, ये अपना आंध्रा, तेलंगाना, मैंने बहुत रफ मैप बनाया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ ऊपर है एमपी, इसी तरह से जुड़ा हुआ होगा, ये गुजरात है हमारा। तो विदर्भ रीजन, मराठवाड़ा रीजन, यहाँ के रीजन, यहाँ पे अगर कुछ अपने सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड बनाने थे, बना दिए गए, इन्होंने बनाया गवर्नर साहब ने। यहाँ पे सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड फॉर सौराष्ट्र एंड कच्छ, ये सौराष्ट्र एरिया है, ये कच्छ एरिया है, ये अपने सारे एरिया, ये कहते हैं हम भी अलग हैं, हम भी अलग। ये पता है, ये जो नाम है ये सारे के सारे हमारे पोटेंशियल स्टेट हो सकते हैं आगे चल के। ऐसे लोगों ने कई सारी एप्लीकेशन दर्ज कर रखी है, तेलंगाना जैसी, झारखंड जैसी, छत्तीसगढ़ जैसी, हमको अलग करो इन स्टेटों से, हम अलग अपना स्टेट बनाना चाहते हैं, अलग स्टेट होना चाहिए हमें, ठीक है। तो हो सकता है कि आगे चल के इनमें से आपको कोई स्टेट दिख जाए एक्चुअल में। तो नागालैंड में जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब थी, क्यों याद है, जब नागा स्टूडेंट्स ने आंदोलन कर दिया था, नागालैंड भी मांग रहे थे वो लोग, सेपरेट नागालैंड, तो ऐसे में वैसे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट फॉर सो लॉन्ग एज द इंटरनल डिस्टर्बेंस चले हुए थे वहाँ पे इन द नागा हिल प्लेन्स एरियाज, तो यहाँ पे चल रहे थे क्योंकि ये तो कह रहे थे कि साहब हम तो पहले इंडिया से बाहर, अरे कहाँ चले बेटा, यही रहो। तो प्रेसिडेंट ने डायरेक्शन दिया था गवर्नर साहब को कि अब काम करो, ये सही होना चाहिए, मुझे इस पर प्रॉब्लम दिखनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद असम में विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, फिर ये अपने गवर्नर साहब अपना काम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द प्रेसिडेंट एंड एक्ट्स ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीएम लेड बाय सीएम, ठीक है। नाउ रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हिल एरियाज इन द स्टेट, ठीक है। फिर इसके बाद सिक्किम में फॉर पीस एंड फॉर इंश्योरिंग सोशल एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट, क्योंकि सिक्किम तो कह रहा था हमें तो ले लो, जल्दी ले लो, हमें तो आना है, आपके आना है, इंडिया में आना है, हमने कहा आ जाना, बात नहीं, समय से आ जाना। तो गवर्नर साहब ने फिर कई बार वहाँ पे पीस के लिए काम किया, बहुत कुछ काम किया, डिफरेंट सेक्शन वाले पॉपुलेशन कह रहे थे हमें तो नहीं चाहिए, हो गया नहीं हटाओ सबको, हम तो आपके साथ रहेंगे, ठीक है। तो अरुणाचल में विद रिस्पेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट, वहाँ तो बॉर्डर लाइन एरिया है हमारा, बॉर्डर हमारा इतना अच्छा पड़ोसी तो मानता ही नहीं कभी। अब उस पड़ोसी ने कई बार वहाँ पे तंगारी छोड़नी शुरू करी, प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। कर्नाटक में एस्टैब्लिशमेंट सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड फॉर हैदराबाद कर्नाटक रीजन, ये वाला रीजन, ऐसा वाला, ठीक है। इन रीजन में डेवलपमेंट बोर्ड बनाने थे गवर्नर साहब ने बनवाया। कुछ इश्यूज कैसे हैं गवर्नर की फंक्शनिंग में, कई बार हमने देखा है कि गवर्नर साहब न्यूट्रल नहीं रहते, और इस कमीशन ने, सरकारी कमीशन, इसके लिए बनाया गया था, ये क्यों बनाया गया था सरकारी कमीशन, ठीक है। इन चूजिंग सीएम, जब इन्होंने अपना सीएम का चुनाव किया है अपने स्टेट में, अब गवर्नर शुड बी गाइडेड बाय द फॉलोइंग प्रिंसिपल। इन्होंने कहा सरकारी कमीशन ने, यार हमारी हमने जो सोचा है ना, हमने जो जितना ऑब्जर्व किया डेटा सब कुछ समझ में आया है कि ऐसा हो, पार्टी और कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टीज जो भी हो, जो कमांड कर रही हो, हाईएस्ट वाइडेस्ट मेजॉरिटी सपोर्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शुड बी कॉल्ड अपॉन टू फॉर्म द गवर्नमेंट, ठीक है। ये होना चाहिए, यही होना चाहिए। इसके बाद गवर्नर का टास्क है टू सी दैट अ गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड, बस सरकार बन जाए, ये नहीं कि ट्राई टू फॉर्म अ गवर्नमेंट खुद ही से व्हिच विल परस्यू पॉलिसीज व्हिच ही अप्रूव्स, ऐसा नहीं हो। वो गवर्नर का रोल ये है कि अच्छा ये पॉइंट आपकी बुक में है नहीं, ठीक है। अब गवर्नर का रोल ये है कि आप सरकार बनवा दो, सरकार खुद बनाने के लिए वो आप ही लेके बताओ, विधायक तुम्हारे पास है, पीछे तुम्हारे लोग कहां हैं, और दो चार तोड़ लो और अपना बना लो, देख लो बन जाए। ये काम आपको नहीं करना है, आपका काम है जिसके पास पार्टी, जिसके पास मेजॉरिटी है, जिसके पास जो वाइडेस्ट सपोर्ट जीत पा रहा हो अपने फ्लोर पे, उसको बुला के बना दो।
बनवा दो। जब मेजॉरिटी टेस्ट करवानी हो, ठीक है, मेजॉरिटी किसके पास है, तब गवर्नर्स ने कभी एक तरीके से कोई काम ही नहीं किया। गवर्नर्स हैव एम्प्लॉयड वेरियस वेज टू डिटरमाइन व्हिच पार्टी और ग्रुप हैज द सपोर्ट ऑफ द विधानसभा। तो अब क्या क्या किया है, हम हैव रिलाइड ओनली ऑन द लिस्ट ऑफ सपोर्टर्स ऑफ राइवल क्लेमेंट्स प्रोड्यूस्ड बिफोर देम। कि एक विधानसभा में एक सीएम है अभी समय, ठीक है, तो सीएम पार्टी अभी सत्ता में है, तो दूसरी पार्टी है जो अपोजिशन पार्टियां हैं, वो कहती हैं विधानसभा में बाकी एमएलए से एक काम करो। अब हम सब हो गए अपोजिशन में, हम जाएंगे गवर्नर साहब के पास, गवर्नर साहब हम है राइवल क्लेम कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम बनाएंगे सरकार, ये देखो हमारी मेजॉरिटी है। उन्होंने कहा अरे सीएम की मेजॉरिटी नहीं है, नहीं हम सब यहां तो खड़े हैं। अच्छा ठीक है, यानी उन्होंने ओपोनेंट की बात सुन ली, ठीक है। दूसरा, इन अदर केसेस फिजिकल वेरिफिकेशन बाय काउंटिंग हेड्स वाज कैरिड फॉर। गिनती कराओ मुझे पहले, दिखाओ कितने कहां कितने विधायक तुम्हारे पास सीएम देखो तो वही मेजॉरिटी है भी नहीं। फिर तीसरा, जब सीएम को डिसमिस करना पड़ता है और सीएम को डिसमिस करते समय कभी कोई एक नॉर्मल यूनिफॉर्म तरीका नहीं चुना है, जब मन किया कर दिया, जैसे नो यूनिफॉर्मिटी इन रिगार्ड टू द क्राइटेरिया अडॉप्टेड बाय द डिसमिसल ऑफ सीएम। सीएम को डिसमिस करना हर स्टेट में अलग तरीके से हो चुका है, बट सीएम कैन नॉट कंटिन्यू इन ऑफिस आफ्टर ही सीज टू कमांड मेजॉरिटी इन द विधानसभा। ये बात सब जगह कॉमन है, ठीक है। विधानसभा से अगर आप मेजॉरिटी हार गए, विधानसभा सपोर्ट हार गए, रास्ता बाहर, अब नहीं आपके पास। जब भंग करनी होती विधानसभा, तब भी वेरियस गवर्नर्स हैव अडॉप्टेड डिफरेंट अप्रोचेस इन सिमिलर सिचुएशंस इन रिगार्ड टू डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली। कैसी यहां पे एडवाइस ऑफ सीएम इज बाइंडिंग, पर अगर इनकी मेजॉरिटी नहीं रही तो क्या उस सीएम की बात आप मानोगे? अब यहां पे सम गवर्नर्स रिफ्यूज टू डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन हिज एडवाइस। वो कह रहे हैं भाई तुम्हारे पास उस विधानसभा की मेजॉरिटी नहीं है जिसको तुम कह रहे हो हटा दो। मैं क्यों हटाऊं? तुम सीएम हो, तुम पहले मेजॉरिटी अपनी दिखाओ, अब तुम कहो कि हां विधानसभा हटा दो, अब मैं हटाऊं। सोचो, अब तुम ही हारे हो, तुम ही विधानसभा से अपने सपोर्ट छीन चुका है आपका और आप विधानसभा बंद कर दूं, ऐसे कैसे? फाइल अदर्स, बाकी कुछ तो गवर्नर ने नहीं मानी, कुछ गवर्नर कहते हैं एक्सेप्टेड हिज एडवाइस एंड डिसॉल्व द असेंबली। ये चीज टिपिकल है। नाउ जब राष्ट्रपति शासन लगवाना होता है तब भी गवर्नर्स कंसर्न नाइदर गिव अ फेयर चांस टू कंटेंडिंग पार्टीज टू फॉर्म अ मिनिस्ट्री। यहां मिनिस्ट्री माने कोई सिंगल मिनिस्ट्री नहीं है, मिनिस्ट्री माने पूरी गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट। अब जब राष्ट्रपति शासन लगवाना था तो गवर्नर साहब ने लिख के भेज दिया राष्ट्रपति को, साहब आ जाओ लगवा दो। अब ऐसे में क्या हुआ कि गवर्नर साहब ने दूसरी जो और पार्टीज थी या सीएम खुद जो थे उनको कभी फेयर चांस नहीं दिया, फेयर एक मौका नहीं दिया अपनी बात को स्पष्टता से रखने का। साहब क्या सच में मशीनरी खराब है या कोई पॉलिटिकल मशीनरी चल रही है जो अलग से काम कर रही है, तो इस पे कभी कुछ हो नहीं पाया डिसीजन। अब जब ऐसा हुआ तब हमने देखा कि ऑलमोस्ट ऑल दीस केसेस हैव बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन द ग्राउंड दैट द गवर्नर्स ने जब भी काम किया है वो दे बिहेव्ड इन अ पार्टिजन मैनर। राष्ट्रपति शासन लगवाते समय दे डिड नॉट बिहेव न्यूट्रली, दे डिड नॉट बिहेव इम्पार्शियली, नो दे बिहेव्ड इन अ पार्टिजन मैनर। किसी एक तरफा पार्टी की बात कर ली और बात बिगाड़ दी। अब देयर हैज बीन नो यूनिफॉर्मिटी ऑफ अप्रोच इन सच सिचुएशंस। कोई यूनिफॉर्मिटी, कोई कहीं रूल्स कोड्स कंडक्ट कुछ लिखा ही नहीं है, कहीं भी तब तक ये नहीं लिखा है, तब तक हर जगह गवर्नर्स ने अपना डिस्कशन यूज करके ये दिखाया है कि कोई जरूरत नहीं है, हमारा अगर विवेक है हमारे पास तो हम उसको अपने हिसाब से यूज करें। तब सीएम की बात मान ली, विधानसभा भंग कर दी, सीएम की बात नहीं मानी, विधानसभा नहीं भंग करी, तो ये सब किया। आगे चलो, अब मैं कह रहा हूं कि जब इन्होंने राष्ट्रपति के असेंट के लिए जब अपने बिलों को रखा था तो इनका डिस्कशन है वो, स्टेट ने वो बिल पास किया है, स्टेट की विधानसभा ने। इसके बाद उसको पास करने के बाद जब ये बिल गवर्नर साहब के पास जाना था, एक्ट बनने, गवर्नर ने कहा ये बिल जाएगा राष्ट्रपति के, ये उनका अपना विवेक था, ये उनका अपना डिस्कशन है। तो ये भी डिस्कशन है कि ये भी हो सकता है पार्टिजनशिप हो सकता है, ये हो सकता है कि उन्होंने संवैधानिक प्रक्रिया फॉलो करी। अब विद रिगार्ड टू नॉमिनेशंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो विधान परिषद होते हैं, उसमें भी हमने पीछे देखा 1/6 जो मेंबर जो नॉमिनेट हो जाते हैं, नामांकन उनका होके जाता है, तो मनोनीत होके जाते हैं। तो ऐसे में दे हैव बीन क्रिटिसाइज्ड, ये गवर्नर्स को क्रिटिसाइज किया हुआ है कि आपने कभी भी डिस्कशन, आपने कभी भी न्यूट्रल तरीके से बात नहीं करी है, एंड गवर्नर्स हैव नो डिस्कशन इन सच मैनर, ठीक है, कि जो सरकार ने बोला है, जो सरकार को चाहिए थे जैसे लोग, वो वहां चले गए। अब रिगार्डिंग एक्सरसाइजेस ऑफ डिस्कशन एज चांसलर ऑफ हमारे सारे यूनिस, जो हमारे स्टेट की यूनिस यूनिवर्सिटीज है, यहाँ पे जो चांसलरी होती है वो गवर्नर साहब के पास होती है कॉन्स्टिट्यूशनली इन थ्योरी। जो वीसी होता है हर यूनिवर्सिटी का, वो एक्चुअली वहां का प्रिंसिपल डायरेक्टर होता है, पर चांसलर गवर्नर साहब होता है। सेवरल स्टेट्स में जो स्टेट्स की यूनिस होती है, यहाँ पे कंसर्न एक उनका अपने लिए एक सेपरेट कानून होता है, जैसे आईआईटी एक्ट के तहत आईआईटी दिल्ली बना है, आईआईटी कानपुर बना है, ठीक है। कंसर्न स्टेट लेजिस्लेशन स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड दैट द गवर्नर इज द बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस इज द चांसलर और हेड ऑफ दैट यूनिवर्सिटी एंड बाय दिस लेजिस्लेशन क्या हुआ है, सर्टेन पावर्स हैव बीन कन्फर्ड ऑन द चांसलर, पावर दी। पर क्या हुआ, गवर्नर्स हैव एक्सरसाइज्ड दीस पावर्स एज चांसलर अंडर द स्टैट्यूट एंड नॉट एज गवर्नर। आप गवर्नर हो, इस वजह से आप स्टेट यूनिस के हेड हो, और गवर्नर्स ने एक्सरसाइज करी अपनी पावर एज चांसलर अंडर द स्टैट्यूट एंड नॉट एज गवर्नर। ये दिक्कत, ठीक है। These actions of the governors have again been questioned on the premise that they have to abide by the advice of the council of ministers even in such cases। अगर आप गवर्नर हो तो आप एक स्टेट यूनिट के चांसलर हो, ठीक है, पर आप फिर स्टेट यूनिट के चांसलर होकर एक्शन थोड़ी करोगे, आपको गवर्नर होकर एक्शन करना पड़ेगा, और गवर्नर होने की वजह से आपको स्टेट के सीएम की बात माननी पड़ेगी। जैसे स्टेट के सीएम को, जैसे क्या हुआ कि विधानसभा, जैसे जो वेस्ट बंगाल की विधानसभा ने तो ये एक्ट पारित किया था अपने यहाँ से, यूनिवर्सिटीज लॉज अमेंडमेंट बिल, तो इस बिल में यही था कि गवर्नर साहब के कई सारी मीटिंगों में कई सारे वीसी नहीं गए थे वेस्ट बंगाल के। गवर्नर साहब बड़ी दिक्कत हुई थी, धनखड़ जी वही थे हमारे गवर्नर उस समय वेस्ट बंगाल के, तो खूब लफड़े हुए, खूब झगड़े हुए, इसके बाद चलता रहा मैटर, और मैटर अभी चल रहा है, अभी आगे देखिएगा। अब ये चैप्टर यहाँ खत्म कर रहे हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर पढ़ने से पहले हम जाएंगे अपने क्वेश्चनों के पास, ठीक है। क्वेश्चन हमारे ये क्वेश्चन का क्वेश्चन है हमारा 2013 उस साल, जिस साल हमारे यहाँ थल हुई थी, सिलेबस चेंज हुआ था, पैटर्न चेंज हुआ था, तो कौन सी स्टेटमेंट सही है ये बताओ। इन इंडिया सेम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स। ये तो हमने भी पढ़ा, ये अमेंडमेंट आ चुका है, ये तो स्टेटमेंट गलत हुई। अब चलो, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, ये क्या लग रहा है, हाई कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट ये नो प्रोसीजर हैज बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द रिमूवल ऑफ द गवर्नर फ्रॉम हिज पोस्ट। ये तो सही लग रहा है मुझे, क्या पता सही हो, अगला वाला देखते हैं। इन द केस ऑफ अ यूटी हैविंग अ लेजिस्लेटिव सेटअप, सीएम इज अपॉइंटेड बाय द एलजी ऑफ द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी सपोर्ट। अरे ना भैया, ये सही है हमारा, ठीक है, मिल गया हमको, आंसर आ चुका है हमारा सी। अब आगे चलो, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही, करेक्ट आंसर ढूंढना है। क्या है, सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट्स रूल। क्या इसमें क्या करना क्या है, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर्स गिवन टू द गवर्नर ऑफ स्टेट। गवर्नर ऑफ स्टेट के पास कौन सी में से अपने आप से विवेक यूज करके वाली पावर है। क्या सेंडिंग रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल है, क्या उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है ये, तो हमने कहा हां है सर ये तो। फिर अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स, क्या अपने मन से बना सकते हो मिनिस्टर, नहीं बना सकते, जो सीएम बोलेंगे मिनिस्टर वही बनेंगे। तीसरा, रिजर्विंग, ये गलत हो गया, रिजर्विंग सर्टेन बिल्स पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये इनका डिस्कशन है, ये इनका विवेक है, हां ठीक है। मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ये क्या इनका डिस्कशन है, नो, सीएम साहब कहते हैं, ओएम जब कहती है तभी उस पे हां करते हैं, ठीक है। आंसर मिल गया हमको 1 and 3 ओनली। आगे चलो सर, आगे बोलो। चीफ सेक्रेटरी इन अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट, नो, ये गलत हो गई, चीफ सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय द सीएम चाहते हैं उसको चीफ सेक्रेटरी बनाया जाए। चीफ सेक्रेटरी इन अ स्टेट हैज अ फिक्स्ड टेन्योर, नो, हटा भी सकते हो पहले से, बोल दिया आप छोड़ो दूसरे वाले आएंगे, ठीक है, वो भी चलेगा, दोनों स्टेटमेंट गलत हो गई हमारी, आंसर इज नाइदर वन नॉट, ठीक। आ गया अगला क्वेश्चन, हम बोल रहे हैं नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म। यस, द एमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। यस, बोथ वन एंड दोनों सही, ठीक है। पूछा क्या था हमने, करेक्ट, हां ठीक है, तो दोनों सही है, सी। अगला क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग। क्या है क्वेश्चन, एक गवर्नर मेक्स अ कस्टमरी एड्रेस टू द मेंबर्स ऑफ द हाउस एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर। यस, बिल्कुल करते हैं। व्हेन अ स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव अ रूल ऑन पर्टिकुलर मैटर इट फॉलोज द लोकसभा रूल ऑन दैट मैटर। यस यस एब्सोल्युटली, ये भी सही है, क्योंकि रूल्स आर व्हाट, रूल्स आर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ये दे दिए गए हैं दूसरी संस्थाओं को कि आप बनाओ इन पे पावर, और अगर उनके पास पावर कुछ है ही नहीं, अगर उनके पास पावर तो भले ही हो पर कभी रूल सेट नहीं हुआ है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, इसको यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, लेजिस्लेशन। तो जब तक किसी चीज पे अगर रूल बना नहीं है स्टेट के पास, तो वो क्या करेंगे, वो देखेंगे लोकसभा ने इस पे कैसे काम किया, तो लोकसभा के मैटर्स वो सुन लेंगे, वो कहेंगे हां सही है, ऐसे करेंगे, आंसर इज सी। अब यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं प्रीलिम्स वाले, इसके बाद हम चलेंगे अगले क्लास में, तब मिलेंगे और अगले चैप्टर है हमारा, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, कीप स्टडीइंग।